युआन के बैठते ही एल्डर जुवान ने बोलना जारी रखा, ड्रैगन गेट टॉवर पर कापलीपिंग के दौरान आपके प्रदर्शन के कारण इसने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया है और अन्य कुलीन संप्रदायों के विशेषज्ञ इस समय ड्रैगन एसेंस संप्रदाय से संपर्क कर रहे हैं। क्या ऐसा है? युआन ने शांत स्वर में बुदबुदाया, स्पष्ट रूप से वह अभी भी मौजूदा स्थिति को समझने में असमर्थ था। एल्डर जुवान ने अपना सिर हिलाया और आह भरी, मुझे पता है कि शायद आप अभी जिस खतरनाक स्थिति में हैं उसे नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए मैं आपको इसे फिर से समझा देता हूँ। क्या तुम्हें याद है हमने तुम्हें रहस्यमयी लोक में पहुंचने तक शांत रहने के बारे में क्या बताया था? अगर तुम बहुत प्रतिभाशाली हो जाओगे तो लोग तुमसे ईर्ष्या करेंगे और तुम्हें नष्ट करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे ताकि तुम भविष्य में उनके लिए खतरा न बन सको। लेकिन रहस्यमयी लोक में अगर तुम आयोजन का प्रबंधन करने वालों का ध्यान आकर्षित कर लेते हो तो वे तुम्हारी रक्षा कर सकेंगे और तुम शायद अगले लोक आत्मा के स्वर्ग में भी जा सको। जिस स्थान पर हम अभी हैं उसे निम्न स्वर्ग कहा जाता है और अगला लोक आत्मा स्वर्ग कहलाता है, जहां आत्मा ग्रैंड मास्टर से ऊपर के साधक रहते हैं। एल्डर जुवान ने कहा, खैर अभी यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है आपकी सुरक्षा, शिष्य युआन। अन्य संप्रदाय निश्चित रूप से हम पर आपकी पहचान उजागर करने के लिए दबाव डालेंगे, लेकिन आप निश्चिंत रहें कि चाहे हमें लड़ना ही पड़े, हम आपका नाम उन्हें बता देंगे। मुझे खेद है सीनियर जुवान, मुझे नहीं लगा था कि परीक्षण में भाग लेने से इतना हंगामा मच जाएगा, क्योंकि मैं तो बस एक सामान्य शिष्य की तरह संप्रदाय का अनुभव करने की कोशिश कर रहा था। युआन ने बाद में आह भरी। एल्डर जुवान तुरंत अवाक रह गए। वास्तव में युआन का मीनार पर जाना उसकी गलती नहीं थी, क्योंकि हर शिष्य को अंततः कम से कम एक बार इसे चुनौती देनी ही पड़ती है। और किसी ने यह अनुमान नहीं लगाया था कि युआन सभी 100 मंजिलें पार कर लेगा। न ही किसी ने यह अनुमान लगाया था कि 100वीं मंजिल पार करने पर मीनार इस तरह से प्रतिक्रिया करेगी, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इसके लिए आपको खुद को दोष देने की ज़रूरत नहीं है, शिष्य युआन। हम चाहते हैं कि आप इसके बाद भी एक सामान्य शिष्य की तरह जीवन जीते रहें, लेकिन आपको संप्रदाय में पदक्रम से जुड़ी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। एल्डर जुवान ने कहा, जहाँ तक अन्य कुलीन संप्रदायों की बात है, वे केवल हम पर दबाव डालेंगे और मुझे संदेह है कि वास्तव में कोई लड़ाई होगी, क्योंकि हमारा ड्रैगन एसेंस टेम्पल कमज़ोर नहीं है और अन्य लोग ये जानते हैं। वे एक शिष्य के लिए हमसे युद्ध करने का जोखिम नहीं उठाएंगे, खासकर तब जब उन्हें आपकी पहचान का पता न हो। अगर मेरी वजह से वाकई संप्रदाय मुसीबत में है तो मैं खुद कुछ करूंगा, युआन ने अचानक कहा। तुम्हारा मतलब क्या है? एल्डर जुवान की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं, क्योंकि उन्हें युआन से आ रही आभा का एहसास हो गया था। द्वितीय स्तर का स्पिरिट वॉरियर, लेकिन तुमने तो गुप्तता की गोली खाई होगी। क्या इसका मतलब है कि तुम अब सचमुच शिखर स्तर पर हो? 9वें स्तर का स्पिरिट वॉरियर, एल्डर जुवान ने आश्चर्यचकित स्वर में कहा, क्योंकि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि युआन एक ही दिन में अपने साधना स्तर को पूरे 4 स्तर तक बढ़ा लेगा। क्या ये टावर की सभी 100 मंजिलों को साफ करने का परिणाम है? एल्डर जुवान ने पूछे बिना नहीं रह सका। युआन ने सिर हिलाकर कहा, मुझे ऐसा ही लगता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने टावर में क्या अनुभव किया, खासकर 100वीं मंजिल पर? ठीक है। इसके बाद युआन ने एल्डर जुवान को टावर में हुए अपने अनुभव के बारे में बताया। ड्रैगन जैसी कठिनाई, हर 10 मंजिल के लिए केवल 15 मिनट का आराम, स्पिरिट वॉरियर के शिखर स्तर पर 100,000 जादुई जीव। युआन के अनुभव के बीच में ही एल्डर जुवान को पसीना आने लगा। हे भगवान, मुझे नहीं लगता कि मैं अपने वर्तमान स्तर पर भी इतने कम समय में 100,000 चरम स्तरीय स्पिरिट वॉरियर जादुई राक्षसों को हरा पाऊंगा। फिर भी ये युवक, जो उस समय केवल 5वें स्तर के स्पिरिट वॉरियर क्षेत्र में था, उसने मात्र 4 दिनों में ऐसा अविश्वसनीय कारनामा कर दिखाया। एल्डर जुवान ने गहरी प्रशंसा भरी निगाहों से युआन को देखा। ये सोचकर हैरानी होती है कि आपने ऐसी यात्रा का अनुभव किया है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि संस्थापक ने 100वीं मंजिल को भयानक कहा था। एल्डर जुवान ने आह भरी। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि संस्थापक के सामने एक और चुनौती थी, जो युआन को झेलनी पड़ी चुनौती से कहीं आसान थी, क्योंकि युआन ने महान व्यक्ति द्वारा उसके लिए चुनौती में किए गए बदलाव का जिक्र नहीं किया था। खैर, हमारे मेहमानों से बात पूरी होने के बाद मैं संप्रदाय प्रमुख को इस बारे में बता दूंगा। तब तक आप उनके जाने तक यहीं रुक सकते हैं। एल्डर जुवान ने उनसे कहा, मैं कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। ठीक है, एक बार फिर हुई असुविधा के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। युआन ने उससे कहा, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साधना की दुनिया में यही नियम लागू होता है। एल्डर जुवान ने इमारत से निकलने से पहले उससे कहा और लॉन्ग लीजुन और अन्य संप्रदाय के बुजुर्गों के साथ मिल गए ताकि किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में वह उनकी सहायता कर सकें। एल्डर जुवान के जाते ही फैंग येक्सियाओ की आवाज़ गूंजी, चिंता मत करो युवा स्वामी। अगर कोई भी आपको नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करेगा तो मैं उसे तब तक जिंदा जला दूंगी जब तक उसका कुछ भी बाकी न रह जाए, उसकी हड्डियां भी नहीं। तुम्हें भाई युआन की सुरक्षा की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अकेले शियाओ हुआ ही उनकी रक्षा करने के लिए काफ़ी है, शियाओ हुआ ने बाद में कहा।
अगर आप जैसे स्पिरिट किंग अचानक निचले लोकों में साधकों को मारना शुरू कर दे तो क्या समस्या नहीं होगी? आप तो शायद एक दिव्य प्रलय भी ला सकते हैं। फैंग यिक्सियाओ ने कहा, मुझे लगता है कि अगर मैं एक स्पिरिट ग्रैंड मास्टर यंग मास्टर की रक्षा करूं तो ज़्यादा सुरक्षित होगा। आखिर निचले लोकों में मौजूद अधिकांश खतरों से उनकी रक्षा करने के लिए मैं काफ़ी सक्षम हूं। आपको शियाओ हुआ के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। शियाओ हुआ को निचले स्वर्ग में रहने की अनुमति है और कुछ साधकों को मारने से शियाओ हुआ पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उसने शांत स्वर में उत्तर दिया। हम आपस में इस बात को लेकर प्रतिस्पर्धा क्यों कर रहे हैं कि युवा स्वामी की रक्षा कौन करेगा? फैंग यिक्सियाओ ने आह भरी। इसी बीच संप्रदाय प्रमुख के मुख्यालय में लॉन्ग यीजुन अपनी कुर्सी पर बैठे थे, जबकि अन्य संप्रदाय के वरिष्ठ सदस्य अंगरक्षकों के एक समूह की तरह उनके बगल में खड़े थे और उनके सामने स्पिरिट मास्टर विशेषज्ञों का एक समूह बैठा था, जिनमें से प्रत्येक ने एक अलग संप्रदाय से संबंधित वर्दी पहन रखी थी। ड्रैगन एसेंस मंदिर में आपका स्वागत है आदरणीय अतिथिगण। आज मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? लॉन्ग यूजिन ने दोस्ताना मुस्कान के साथ कहा, मानो उसे पता ही न हो कि वे यहाँ क्यों आए हैं। आपको बेवकूफ़ बनने की ज़रूरत नहीं है संप्रदाय प्रमुख लॉन्ग। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम यहाँ क्यों आए हैं। अपनी अज्ञानता छोड़ें और सीधे मुद्दे पर आते हैं। वहाँ मौजूद विशेषज्ञों में से एक ने अचानक घमंडी स्वर में कहा, उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। लॉन्ग यीजुन के चेहरे से दोस्ताना मुस्कान तुरंत गायब हो गई और उन्होंने ठंडे स्वर में जवाब दिया, तो मैं एकदम स्पष्ट हूँ, आप लोगों का यहाँ आना व्यर्थ था। मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, इसलिए आप सब अब अपने अपने संप्रदायों में लौट सकते हैं। धन्यवाद। ऐसा मत करो संप्रदाय प्रमुख लॉन्ग। हम यहाँ केवल इसलिए आए हैं क्योंकि हम ड्रैगन एसेंस मंदिर में कुछ समय पहले घटी घटना को लेकर चिंतित हैं, एक अन्य व्यक्ति ने कहा। चिंतित? किस बात को लेकर? ड्रैगन एसेंस टेम्पल में जो कुछ भी होता है उससे गोल्डन हैंड माउंटेन या आप में से किसी को क्या लेना देना है? लॉन्ग यीजुन ने अपने चेहरे पर हैरानी का भाव लिए कहा। बकवास बंद करो संप्रदाय प्रमुख लॉन्ग। हम यहाँ आने के लिए परिवहन के खजाने बर्बाद करके खाली हाथ नहीं लौटेंगे। काप लीपिंग ओवर ड्रैगन्स गेट टावर की सभी 100 मंजिलें किस शिष्य ने पार की? हम सभी ने इसे यहाँ आते समय देखा था, एक सुनहरा टावर जिसकी सभी 100 मंजिलें सुनहरी रोशनी बिखेर रही थीं। और तुम्हें उन परिवहन के खजानों का इस्तेमाल करने के लिए किसने कहा? मुझे याद नहीं कि मैंने तुम में से किसी को ड्रैगन एसेंस टेम्पल में आमंत्रित किया हो। शायद मैं सचमुच बूढ़ा हो रहा हूँ। लॉन्ग यीजुन ने अपनी छोटी उंगली से अपने कान साफ किए। तुम बूढ़े कमीने। वहाँ मौजूद विशेषज्ञों ने झुंझलाहट से अपने दांत पीस लिए। वे जानते थे कि लॉन्ग यीजुन से बात करवाना बेहद मुश्किल होगा, खासकर जब बात इतिहास रचने की क्षमता रखने वाले किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति की हो, लेकिन उन्हें इतनी कठिनाई की उम्मीद नहीं थी। चिंता मत करो, 1 महीने में तुम्हें इस प्रतिभाशाली व्यक्ति से मिस्टिक दायरे में मिलने का मौका मिलेगा। हा हा हा। लॉन्ग यीजुन जोर से हंसा और उसके बगल में खड़े संप्रदाय के बड़े बुजुर्ग भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए और गंभीर कक्षा में बैठे छोटे बच्चों की तरह खिलखिलाकर हंसने लगे। अगर वो थोड़ा बहुत प्रतिभाशाली है तो क्या हुआ? इस जगह से होने के कारण तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मुझे शक है कि अगर वो काप लीपिंग ओवर ड्रैगन्स गेट के सभी 100 तल पार भी कर ले तो भी वो मिस्टिक दायरे में ड्रैगन एसेंस टेम्पल की रैंकिंग पर कोई असर डाल पाएगा। असल में मुझे यकीन है कि मेरे शिष्य भी ऐसा ही कर सकते हैं। वहाँ मौजूद संप्रदाय के एक गुरु ने अचानक कहा। ओह, क्या ऐसा है? क्या आप इस पर शर्त लगाने को तैयार हैं? लॉन्ग यीजुन की आंखों में अचानक गहनता झलक उठी। जब संप्रदाय के गुरु ने लॉन्ग यीजुन की आत्मविश्वास भरी मुस्कान देखी तो उन्होंने कहा, बहुत बढ़िया। तुम किस पर शर्त लगाना चाहते हो? लॉन्ग यीजुन ने अचानक अपनी स्थानिक अंगूठी वापस ले ली और उसमें से एक सुंदर सुनहरी तलवार निकाली और उसके बाद कहा, मैं इस ड्रैगन स्लेइंग कृपाण पर शर्त लगाता हूं कि तुम्हारे शिष्यों में से कोई भी 100 मंजिलें पार नहीं कर पाएगा। ड्रैगन स्लेइंग सेबर, क्या तुम सच में इस पर दांव लगाने जा रहे हो? लॉन्ग यीजुन के प्रस्ताव से वहां मौजूद लोग बेहद हैरान थे और सुनहरी तलवार से निकलने वाली शक्तिशाली आभा को महसूस करते ही वे सब घबराकर अपनी सांस रोक बैठे। ड्रैगन स्लेइंग कृपाण एक दिव्य श्रेणी का खजाना है जो ड्रैगन एसेंस मंदिर में संप्रदाय के गुरुओं से संप्रदाय के गुरुओं को विरासत में मिला है और उनके लिए यह अकल्पनीय था कि लॉन्ग यीजुन इतने कीमती खजाने को दांव पर लगाने का साहस करेगा। हा हा हा, बहुत खूब। चूंकि तुम इतने आत्मविश्वासी हो तो मैं भी आत्मविश्वासी बनूंगा। दूसरे संप्रदाय के गुरु ने भी अपनी स्थानिक अंगूठी वापस ले ली और फिर एक लंबा हरा भाला निकाला। ये तो दिव्य बांस का भाला है। संप्रदाय के गुरु वांग भी अपना दिव्य खजाना दांव पर लगाने जा रहे हैं। अरे, मुझे भी शामिल होने दो। मैं भी चाहता हूं कि मेरे शिष्य इस मजे में हिस्सा लें। एक अन्य संप्रदाय के गुरु ने अचानक कहा। आप ये क्या कह रहे हैं संप्रदाय प्रमुख चांग? अगर आप शामिल हो जाते हैं तो हम ड्रैगन स्लेइंग कृपाण को कैसे बांटेंगे? हिस्सेदारी की चिंता हम बाद में कर लेंगे। संप्रदाय प्रमुख चांग हंसे। जब लॉन्ग यीजुन ने इन संप्रदाय प्रमुखों को इतना आत्मविश्वास से भरा देखा कि वे जीत जाएंगे तो वह मन ही मन हंस पड़ा।
अगर काप लीपिंग ओवर ड्रैगन्स गेट टॉवर की सभी 100 मंजिलों को पार करना इतना आसान होता तो वह ड्रैगन स्लेइंग सेबर के साथ जुआ खेलने की हिम्मत नहीं करता। हा, ये बेवकूफ़। अगर संस्थापक, जो अपने युग में नंबर 1 प्रतिभा के रूप में जाने जाते थे, टावर पार नहीं कर सके, तो ये बेवकूफ़ क्या सोचते हैं कि उनका शिष्य कर सकता है। लॉन्ग यीजुन ने अपनी हंसी रोकने की पूरी कोशिश की, क्योंकि यह उनके लिए एक साथ 2 दिव्य श्रेणी के खजाने हासिल करने का एक अविश्वसनीय मौका था। जब ऐसा है तो मैं भी इसमें शामिल होना चाहता हूँ। वहाँ मौजूद एक और व्यक्ति अचानक आगे बढ़ा। मैं भी। भाड़ में जाए, जब तुम सब जा ही रहे हो तो मैं भी अपना पैर आगे रख देता हूँ। महज कुछ ही मिनटों में वहां मौजूद सभी मेहमानों ने अपने शिष्य को ड्रैगन एसेंस टेम्पल में काप लीपिंग ओवर ड्रैगन्स गेट टॉवर को चुनौती देने के लिए भेजने का फैसला कर लिया है। इसी बीच ड्रैगन एसेंस टेम्पल के पंथ के वरिष्ठों ने अविश्वास भरी निगाहों से एक दूसरे को देखा। क्या वे सचमुच इस आयोजन से इतना खजाना हासिल करने वाले हैं? शायद ये घटना उनके लिए एक छिपा हुआ आशीर्वाद है। क्या कहते हैं संप्रदाय प्रमुख लॉन्ग? क्या आप हमारे शिष्यों को काप लीपिंग ओवर ड्रैगन गेट टॉवर को चुनौती देने की अनुमति देंगे? यदि आप ये शर्त जीतते हैं तो आपको कई दिव्य श्रेणी के खजाने और अन्य अमूल्य कलाकृतियां प्राप्त होंगी। यदि आप हारते हैं तो आपको केवल एक दिव्य श्रेणी का खजाना खोना होगा। मुझे कैसे पता चलेगा कि अगर मैं जीत गया तो तुम अपना वादा निभाओगे? मुझे इसमें भाग लेने वाले हर व्यक्ति से खून की कसम चाहिए। लॉन्ग यीजुन अचानक चिल्लाया, क्या तुम हमसे रक्त शपथ चाहते हो? वहां मौजूद अन्य संप्रदाय प्रमुखों ने आश्चर्य भरे भाव से एक दूसरे को देखा। अगर तुम यह नहीं कर सकते तो इस आयोजन में भाग लेने के बारे में भूल जाओ, लॉन्ग यीजुन ने अपने चेहरे पर दृढ़ भाव के साथ कहा, जिससे अन्य लोग भौहें चढ़ा बैठे। जब वहां मौजूद संप्रदाय के गुरुओं ने रक्त शपथ शब्द सुनकर संकोच किया तो लॉन्ग यीजुन ने ठंडे लहजे में कहा, लगता है तुम लोग सिर्फ धमकी देते हो, कुछ करते नहीं। भूल जाओ, वैसे भी मैंने रीढ़विहीन बूढ़े मेंढकों के झुंड से कभी ज्यादा उम्मीद नहीं की थी। 1 मिनट रुकिए संप्रदाय प्रमुख लॉन्ग, आप किसे रीढ़विहीन कह रहे हैं? जब आपको इतना आत्मविश्वास है तो देखिए कैसे मेरे शिष्य आपके इस घमंड को चूर चूर कर देते हैं। और मैं भली भांति जानता हूं कि आप यहाँ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। यह मत सोचिए कि आप इतनी आसानी से इतने सारे खजाने हासिल कर लेंगे, क्योंकि अगर हमारे किसी संप्रदाय का एक भी शिष्य सभी 100 मंजिलें पार कर लेता है तो ये हमारी जीत होगी। संप्रदाय प्रमुख वांग ने गरजते हुए कहा। लॉन्ग यीजुन ने सिर हिलाकर कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि प्रत्येक संप्रदाय से केवल 3 शिष्य ही भाग ले सकते हैं। आखिरकार मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपके संप्रदाय के हर शिष्य को मीनार को चुनौती देने का मौका दूं। हर संप्रदाय से 3 शिष्य है ना? आप लोग क्या सोचते हैं? संप्रदाय प्रमुख वांग ने अन्य संप्रदाय प्रमुखों की ओर मुड़कर देखा। आप मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा उदार हैं संप्रदाय प्रमुख लॉन्ग। ये सोचकर ही खुशी होती है कि आप हम में से प्रत्येक को एक के बजाय 3 मौके दे रहे हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, लेकिन हमें और मौके देकर आपने अपने लिए और भी बड़ी मुसीबत खड़ी कर ली है। इसलिए मैं रक्त शपथ लेने को तैयार हूँ। मैं भी, खासकर तब जब सभी 100 मंजिलों को पार करने के लिए केवल एक ही शिष्य की आवश्यकता हो। कुछ क्षण बाद लॉन्ग यीजुन ने कहा, बहुत खूब, तो मुझे ही सबसे पहले रक्त शपथ लेने दीजिए। लॉन्ग यीजुन अचानक खड़ा हो गया और ड्रैगन स्लेइंग सेबर से अपने अंगूठे में एक छोटा सा छेद कर लिया। फिर छत की ओर देखते हुए जोर से बोला, मैं लॉन्ग यीजुन इस रक्त शपथ के तहत और स्वर्ग को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं कि यदि मेरे सामने उपस्थित इन व्यक्तियों से संबंधित संप्रदायों का एक भी शिष्य काप लीपिंग ओवर ड्रैगन्स गेट टॉवर की सभी 100 मंजिलों को पार करने में सफल हो जाता है तो मैं अपना ड्रैगन स्लेइंग सेबर त्याग दूंगा। सजा पूरी होने के बाद लॉन्ग यीजुन ने अपने खून की एक बूंद फर्श पर गिरने दी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि खून फर्श पर गिरा और फैला नहीं जैसा कि उम्मीद की जा रही थी। इसके बजाय खून सीधे फर्श के आर पार चला गया और कहीं गायब हो गया। मैंने रक्त शपथ ली है। यदि तुम इस शर्त में भाग लेने की हिम्मत करते हो तो रक्त शपथ लो। लॉन्ग यीजुन ने वहां मौजूद संप्रदाय प्रमुखों की ओर देखा और दबंग स्वर में बोला। तब संप्रदाय के गुरु वांग आगे बढ़े और शपथ ली, मैं वांग मिंकिंग इस रक्त शपथ के तहत और स्वर्ग को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं कि यदि हमारे संप्रदाय का कोई भी शिष्य काप लीपिंग ओवर ड्रैगन्स गेट टॉवर की सभी 100 मंजिलों को पार नहीं कर पाता है तो मैं अपने हाथों में मौजूद इस दिव्य बांस के भाले को त्याग दूंगा। संप्रदाय प्रमुख वांग ने अपना खून फर्श पर गिराया और वह भी लॉन्ग यीजुन के खून की तरह फर्श में विलीन हो गया। वहां मौजूद एक अन्य संप्रदाय प्रमुख आगे बढ़ा और उसने एक और रक्त शपथ लेते हुए कहा, मैं चांग हाई इस रक्त शपथ के तहत और स्वर्ग को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं कि यदि हमारे संप्रदाय का कोई भी शिष्य काप लीपिंग ओवर ड्रैगन्स गेट टॉवर की सभी 100 मंजिलों को पार नहीं कर पाता है तो मैं इस रक्तचंद छुरी को त्याग दूंगा। महज कुछ ही मिनटों में वहां मौजूद लगभग हर संप्रदाय के प्रमुख ने रक्त शपथ ली। तुम लोग किस बात का इंतजार कर रहे हो? अगर तुम लोग भाग लोगे तो हमारे पास और भी मौके होंगे।
भले ही हमें ड्रैगन स्लेइंग सेबर हम सभी के साथ बांटना पड़े, ये निश्चित रूप से फायदेमंद होगा। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे शिष्य इस बचकाने इम्तिहान को पास न कर पाएं। संप्रदाय प्रमुख वांग ने वहां मौजूद उन संप्रदाय प्रमुखों की ओर देखा जो भाग लेना नहीं चाहते थे और उन्हें प्रोत्साहित किया। हालांकि ये संप्रदाय प्रमुख पूरी स्थिति को लेकर संशय और आशंका से भरे रहे। यद्यपि उनमें से कोई भी यह नहीं जानता था कि काप लीपिंग ओवर ड्रैगन्स गेट टॉवर वास्तव में कितना कठिन था, लेकिन लॉन्ग यीजुन के उदासीन भाव से उन्हें एक अशुभ आभास हो रहा था। भाड़ में जाए, अगर तुम भाग लेने से डरते हो तो मत लो। इसका मतलब यही होगा कि बाद में हमारे पास धन बांटने के लिए कम लोग होंगे। संप्रदाय प्रमुख वांग ने व्यंग्य किया। तो इस शर्त में कुल 4 संप्रदाय भाग लेंगे, है ना? बहुत बढ़िया। महीने के अंत से पहले अपने शिष्यों को यहाँ भेजकर मीनार को चुनौती दिलवाओ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि रहस्यमयी लोग शुरू होने से पहले ही यह मामला सुलझ जाए। चिंता मत करो, वे तुम्हारी ड्रैगन स्लेइंग सेबर लेने जरूर आएंगे। सेक्ट मास्टर वांग ने मुड़कर वहां से जाने से पहले कहा। हमें सौंपने से पहले ड्रैगन स्लेइंग सेबर को अच्छी तरह साफ कर लेना, सेक्ट मास्टर लॉन्ग। हा, सेक्ट मास्टर चांग जोर से हंसते हुए चले गए। कुछ समय बाद जब मेहमान काफी देर तक चले गए तो लॉन्ग यीजुन अपनी सीट पर लौट आया और अपनी आंखें बंद कर लीं, मानो वह गहरी सोच में डूबा हुआ हो। संप्रदाय के बुजुर्ग भी अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। कुछ ही क्षणों बाद कमरे में मौजूद सभी लोग सामूहिक रूप से जोर से हंस पड़े। हा, ये बेवकूफ़ सच में मानते हैं कि उनके शिष्य टावर की सभी 100 मंजिलें पार कर सकते हैं। इन बेवकूफ़ों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि वे किससे मुकाबला करने जा रहे हैं। बाई लिंग जोर से हंस पड़ी। इस बार तो हमें सचमुच खजाना मिल गया। सोचो, बिना कुछ किए ही हमें 4 दिव्य श्रेणी के खजाने मिल गए। ये तो मानो मुफ्त का पैसा है। शिनमिंग जोर जोर से हंसते हुए अपने पैरों पर हाथ पटकने लगा। कुछ समय बाद एल्डर शान ने कहा, यद्यपि 4 दिव्य श्रेणी के खजाने प्राप्त करना अच्छी बात है, लेकिन संप्रदाय प्रमुख वांग और अन्य लोग इतनी आसानी से अपना खजाना नहीं छोड़ेंगे। हम इसके बाद उनसे कुछ शत्रुता की उम्मीद कर सकते हैं। एल्डर शान सही कह रहे हैं। लॉन्ग यीजुन ने सिर हिलाया और आगे कहा, खजाने के खो जाने पर वे उसे वापस पाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, इसलिए हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। सौभाग्य से, भले ही वे भी कुलीन संप्रदाय हैं, लेकिन वे ऐसी शक्तियां नहीं हैं जिनका हम सामना न कर सकें, और मुझे संदेह है कि वे दिव्य श्रेणी के खजाने के लिए तुरंत हमसे युद्ध छेड़ देंगे। यहाँ क्या हुआ? मेहमान कहाँ हैं? क्या वे पहले ही चले गए? अन्य संप्रदाय प्रमुखों के जाने के कुछ मिनट बाद एल्डर जुवान घटनास्थल पर पहुंचे। ओह एल्डर जुवान, आपने मौका गंवा दिया। ड्रैगन एसेंस टेम्पल जल्द ही समृद्ध होने वाला है। बाई लिंग ने एल्डर जुवान से मुस्कुराते हुए कहा। अमीर, कैसे? एल्डर जुवान बैठ गए और फिर भौहें उठाकर बाई लिंग की ओर देखा। अच्छा, आपके अनुपस्थित रहने के दौरान यही सब हुआ। बाई लिंग ने एल्डर जुवान को कुछ समय पहले घटी घटना के बारे में विस्तार से बताया कि कैसे अन्य संप्रदाय के गुरुओं ने प्रत्येक संप्रदाय से 3 शिष्यों को काप लीपिंग ओवर ड्रैगन्स गेट टॉवर को चुनौती देने के लिए भेजने का फैसला किया है, और यदि कोई भी शिष्य 100 मंजिलें पार नहीं कर पाता है तो उन्हें एक एक दिव्य श्रेणी का खजाना खोना पड़ेगा। हालांकि यदि भाग लेने वाले किसी भी संप्रदाय का एक भी शिष्य टावर में 100 मंजिलें पार करने में सफल हो जाता है तो ड्रैगन एसेंस टेम्पल ड्रैगन स्लेइंग सेबर को खो देगा। हे भगवान, संप्रदाय के स्वामी, आपने जुए में ड्रैगन स्लेइंग कृपाण का इस्तेमाल करने की हिम्मत कैसे की? एल्डर जुवान ने अविश्वास भरे चेहरे से लॉन्ग यीजुन की ओर देखा। ड्रैगन स्लेइंग कृपाण उन कुछ अनमोल खजानों में से एक है जो संस्थापक ने 100,000 साल पहले अपने गायब होने से पहले छोड़े थे, और यह अकल्पनीय था कि लॉन्ग यीजुन इसे जुए में जोखिम में डालने की हिम्मत करेगा। हालांकि जब तक उनके पास शिष्य युआन के आधे जितने भी प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं होंगे, तब तक उन्हें 99वीं मंजिल तक पहुंचने में भी मुश्किल होगी। और 100वीं मंजिल की बात करें तो हा, शिष्य युआन जितने प्रतिभाशाली व्यक्ति के बिना ये बिल्कुल असंभव है। एल्डर जुवान हंसे। कमरे में मौजूद सभी लोग एल्डर जुवान को हैरानी से देख रहे थे, क्योंकि यह पहली बार था जब उन्होंने उन्हें इस तरह हंसते हुए देखा था। बड़े जुबान, क्या आपने शिष्य युआन से 100वीं मंजिल के बारे में पूछा था? बड़े शान ने उनसे पूछा। मैंने बिल्कुल सुना था, और जब मैंने टावर में उनके अनुभव के बारे में सुना तो मैं स्तब्ध रह गया। एल्डर जुबान हंसते रहे। हमें चिढ़ाना बंद करो और इसे बाकी लोगों के साथ भी साझा करो। 100वीं मंजिल पर किस तरह की चुनौती है? लॉन्ग यीजुन ने उससे कहा। एल्डर जुबान ने सिर हिलाया और अपना गला साफ किया, फिर उन्हें युआन की कही बात याद आ गई। शिष्य युआन को न केवल टावर द्वारा निर्धारित उच्चतम कठिनाई स्तर पर चढ़ना था, बल्कि उसे हर मंजिल पर स्पिरिट वॉरियर स्तर के जादुई राक्षसों का वध भी करना था। इसके अलावा उसे प्रत्येक मंजिल को पार करने के लिए केवल 10 मिनट का समय दिया गया था, अन्यथा वह चुनौती में स्वतः ही असफल हो जाता। और उसे हर 10 मंजिलों के बाद केवल 15 मिनट का आराम दिया गया था। हे भगवान, ये किस तरह की बेतुकी बात है? जब मैंने मीनार को चुनौती दी थी तब मुझ पर भी ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी।
लॉन्ग यीजुन ने भयभीत स्वर में कहा, मैं भी नहीं। हर मंजिल के बाद मुझे 15 मिनट का आराम मिलता था और हर मंजिल को पार करने के लिए मेरे पास असीमित समय था। मेरे लिए हर मंजिल के लिए 10 मिनट का समय निकालना बिल्कुल असंभव है, खासकर 70वीं मंजिल के बाद। बाई लिंग ने कहा, क्या तुम भूल गए कि शिष्य युआन ने कितनी जल्दी मीनार पार कर ली थी? 100वीं मंजिल को छोड़कर उसने तो बस कुछ ही घंटों में ये कर लिया। मुझे तो 85वीं मंजिल तक पहुंचने में लगभग पूरा एक हफ्ता लग गया। एल्डर शान ने प्रशंसा भरी निगाहों से आह भरी। 100वीं मंजिल के बारे में क्या ख्याल है एल्डर जुवान? शिनमिंग ने उनसे पूछा। 100वीं मंजिल। एल्डर जुवान ने गहरी सांस ली और फिर धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में बोले, शिष्य युआन, उन्हें कुल 100,000 उच्च स्तरीय आत्मा योद्धा जादुई जीवों को हराना पड़ा। 100 क्या? कमरे में मौजूद हर व्यक्ति ने भयभीत स्वर में चीख मारी। ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने अभी अभी अपने पूर्वज को अपनी कब्र से बाहर निकलते हुए देखा हो। उसे न सिर्फ 1 लाख जादुई राक्षसों को हराना था, बल्कि आराम करने के लिए सिर्फ 24 घंटे का समय भी दिया गया था। एक बार वो 24 घंटे खत्म हो जाएं, तो वो फिर कभी आराम नहीं कर पाएगा। मुझे नहीं पता आप लोगों का क्या कहना है, लेकिन मैं तो अपने मौजूदा स्तर पर ऐसा कारनामा करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता, चाहे मुझे 1 हफ्ते का आराम का समय ही क्यों न दिया जाए। मैं तो स्पिरिट मास्टर हूं, जबकि शिष्य युआन सिर्फ स्पिरिट वॉरियर है। एल्डर जुवान ने कंधे उचका दिए। 5वें स्तर के स्पिरिट वॉरियर ने 1 लाख शिखर स्तर के स्पिरिट वॉरियर को हरा दिया। मुझे अब यकीन होने लगा है कि शिष्य युआन शायद 4 प्राचीन परिवारों में से एक से संबंधित है। बाई लिंग ने बुदबुदाते हुए कहा, 4 प्राचीन परिवार? मुझे तो शक है कि उनके पास भी शिष्य युआन जैसा विलक्षण व्यक्ति होगा। ये युवक शायद कोई अमर है जो भेष बदल कर आया है। शिनमिंग पसीने से तरबतर होकर बोला। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि संस्थापक ने इसे भयानक कहा था। अब जब मुझे पता है कि वहाँ क्या इंतजार कर रहा है, तो मैं 100वीं मंजिल पर कदम रखने की हिम्मत भी नहीं करूंगा, भले ही मैं ऐसा कर सकूं। एल्डर शान ने आह भरी। 1 लाख जादुई जीव, हा 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 हा। अब उन बेवकूफ़ों के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। लॉन्ग यीजुन खड़ा हो गया और पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगा। कुछ समय बाद एल्डर जुबान ने कहा, ओह ठीक है। एक और बात एल्डर शान, आपको शिष्य युआन को और भी शक्तिशाली छलावरण की गोली देनी होगी। अरे क्यों? एल्डर शान ने अपनी पतली भौहें उठाईं। क्योंकि वह अब स्पिरिट वॉरियर क्षेत्र के शिखर पर है। मुझे लगता है कि टावर को पार करने से उसकी साधना शक्ति में काफ़ी सुधार हुआ है। एल्डर जुवान ने कहा, स्पिरिट वॉरियर क्षेत्र का शिखर? एल्डर शान सदमे से उठ खड़े हुए और उनके साथ साथ वहां मौजूद अन्य लोग भी उठ खड़े हुए। लेकिन वो तो सिर्फ कितने साल का है? 18 साल का? ये तो हद है। इस रफ्तार से तो वो मिस्टिक दायरे के खुलने से पहले ही स्पिरिट मास्टर बन जाएगा। शिनमिंग ने स्तब्ध स्वर में बुदबुदाया। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि रहस्यमय लोक में प्रतिभागियों के प्रवेश पर उनकी साधना शक्ति का नहीं, बल्कि उनकी उम्र का प्रतिबंध है। लॉन्ग यीजुन ने कहा, खैर आप लोग रहस्यमय लोक के लिए तैयारी जारी रख सकते हैं। मैं कुछ और दिनों के लिए यहीं रुकूंगा ताकि बाद में आने वाले मेहमानों के लिए व्यवस्था कर सकूं। जी हाँ, संप्रदाय प्रमुख। इसके बाद लॉन्ग यीजुन ने एल्डर जुवान की ओर मुड़कर कहा, मैं शिष्य युआन को आपके हवाले करता हूँ। एल्डर जुवान ने सिर हिलाया और चेहरे पर मुस्कान लिए कहा, चिंता मत करो, मैं उसका ख्याल ऐसे रखूंगा जैसे वह मेरा अपना पोता हो। आपको इंतजार कराने के लिए क्षमा करें शिष्य युआन, लेकिन अतिथियों के चले जाने के बाद अब आप जा सकते हैं। और सौभाग्य से हम सभी के लिए कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं घटी। एल्डर जुवान ने युआन के पास लौटकर उससे कहा, बस याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी को मत बताना कि आज तुमने ही टावर को खाली कराया है, और किसी भी पदवी वाली चीज के पास मत जाना। हम मिस्टिक दायरे में तुम्हारी पहचान उजागर होने का जोखिम नहीं उठा सकते। एल्डर जुवान ने उसे एक बार फिर याद दिलाया। युआन ने सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो सीनियर जुवान, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे शिष्य के रूप में मेरा जीवन खतरे में पड़ जाए। ओह। युआन अचानक बोलना बंद कर दिया और फिर उसने आगे कहा, शिष्य मिन मेरी पड़ोसी, वह जानती है कि मुझे उसके बाद टावर में प्रवेश करना था। शिष्य मिन 7 वंश परंपराओं से मिन ली। एल्डर जुवान ने तुरंत भौहें चढ़ा लीं। ये काफ़ी परेशानी भरा और जटिल होने वाला है। उसने कुछ देर बाद आह भरी। इसमें मुश्किल क्या होगी? मैं उससे बात कर सकता हूँ और उससे कह सकता हूँ कि वह किसी को न बताए, युआन ने कहा। एल्डर जुवान ने सिर हिलाते हुए कहा, 7 विरासत परिवार इतने सरल नहीं है जितना आप सोचते हैं। एक ग्रैंड एल्डर होने के बावजूद मैं अपनी मर्जी से उससे बात नहीं कर सकता। इसके अलावा 7 विरासत परिवार हमेशा प्रतिभाशाली व्यक्तियों की तलाश में रहते हैं ताकि वे उनके परिवार में शामिल हो सकें, यहाँ तक कि कभी कभी वे व्यक्तियों के लिए आपस में लड़ते भी हैं। और मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि मिनली जानबूझकर आपके अस्तित्व को अपने परिवार से छिपाएगी, क्योंकि इससे परिवार में उसकी स्थिति में बहुत सुधार होगा। क्या उनका परिवार प्रतिभाशाली लोगों को भर्ती करता है? वे ऐसा क्यों करेंगे? वे कोई संप्रदाय तो नहीं है ना?
युआन ने एल्डर जुवान से पूछा। हो सकता है कि वे कोई संप्रदाय न हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनके पास अपने परिवार की शक्ति और प्रभाव को और बढ़ाने के लिए प्रतिभाशाली व्यक्तियों को भर्ती करने का कोई कारण नहीं है। वास्तव में उनके जैसे बड़े परिवार संप्रदायों की तुलना में प्रतिभाओं की भर्ती को अधिक गंभीरता से लेते हैं। एल्डर जुवान ने कहा, खैर, मेरी बातों से मत रुको। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मिनली को अपनी पहचान गुप्त रखने के लिए मना सकते हो तो ज़रूर कोशिश करो। भले ही वो अपने परिवार को बता दे, तुम्हारी पहचान कुछ समय के लिए सुरक्षित रहेगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मिन परिवार इतना मूर्ख होगा कि जब तक वे तुम्हें अपने साथ शामिल नहीं कर लेते तब तक तुम्हारे हुनर का खुलासा अपने प्रतिद्वंद्वियों के सामने कर दे। यदि मिन परिवार आपको अपने परिवार में शामिल होने के लिए राजी नहीं कर पाता है तो वे आपकी पहचान उजागर करने की धमकी दे सकते हैं। यदि वे आपसे संपर्क करते हैं तो रहस्यमय लोक तक पहुंचने तक उन्हें टालने का प्रयास करें। युआन ने सिर हिलाया। मैं इसे ध्यान में रखूंगा। कुछ समय बाद एल्डर जुवान वहां से चले गए और युआन अपने रहने के कमरे में लौट आया। हालांकि जैसा कि उम्मीद थी, एक परिचित व्यक्ति युआन के पास पहुंचा और जैसे ही उसने दूर से उसकी आकृति देखी, उसने उसका रास्ता रोक दिया। मेरे साथ आओ, ये बात करने के लिए अच्छी जगह नहीं है, मिनली ने उससे कहा और फिर मुड़कर अपने घर में प्रवेश कर गई। युआन ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं भी आपसे बात करना चाहता था। फिर युआन मासूमियत और शांत भाव से मिनली के घर में उसके पीछे पीछे चला गया। अगर उसकी जगह कोई और होता तो वह अकेले मिनली के घर में जाने से बहुत घबराता। अंदर पहुंचते ही मिनली ने सोफे की ओर इशारा करते हुए कहा, बैठ जाओ, मैं हमारे लिए चाय बनाती हूँ। युआन के बैठ जाने के बाद मिनली चाय बनाने के लिए रसोई में चली गई। कुछ मिनट बाद वह चाय का पूरा बर्तन और 2 सुंदर चाय के कप लेकर लौटी। लो, चिंता मत करो, मैंने जहर वगैरह नहीं दिया है, मिनली ने उससे कहा। युआन ने उसकी बातें सुनकर अपनी भौहें ऊपर उठा लीं। वह ऐसा क्यों कहेगी? वैसे भी उसे उससे जहर देने की उम्मीद तो नहीं थी। कुछ क्षण बाद वे दोनों एक दूसरे से बात किए बिना कुछ और मिनट तक चाय की चुस्कियां लेते रहे, जब तक कि युआन ने चाय का कप नीचे नहीं रख दिया और संतुष्टि भरी आवाज में आह भरी, हा, चाय तो बहुत ही बढ़िया थी, धन्यवाद, ये हमारे परिवार की खास रेसिपी है, मिनली ने अपना चाय का कप नीचे रखते हुए कहा। खैर, तुम मुझसे किस बारे में बात करना चाहती थी? युआन ने बाद में उससे पूछा। थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप पहले बोल लीजिए। आप भी मुझसे कुछ कहना चाहते थे, है ना? मिनली ने उससे कहा। युआन ने सिर हिलाकर कहा, आज जो कुछ हुआ उसे गुप्त रखने में मुझे खुशी होगी। कई कारणों से मैं लोगों को यह नहीं बता सकता कि आज का लीपिंग ओवर ड्रैगन्स गेट टॉवर को मैंने ही साफ किया था, क्योंकि इससे संप्रदाय में एक सामान्य शिष्य के रूप में मेरे जीवन पर असर पड़ सकता है। मिनली ने अचंभित चेहरे से उसकी ओर देखा। एक साधारण शिष्य? तुम, ये कैसा मजाक है? क्या कोई साधारण शिष्य नश्वर स्तर की तकनीकों से ट्रेनिंग पपेट्स को नष्ट कर सकता है? क्या कोई साधारण शिष्य का लीपिंग ओवर ड्रैगन्स गेट टॉवर की सभी 100 मंजिलें पार कर सकता है? तुम आखिर हो कौन? मैं आपको और क्या बताऊं, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं किसी शक्तिशाली परिवार से नहीं हूं। युआन ने अपना सिर खुजाते हुए कहा और आगे बोला, मैं बस इस दुनिया में जीवन का आनंद लेने की कोशिश कर रहा हूं और साथ ही साधना की दुनिया को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास कर रहा हूं। उसकी बातें सुनकर मिनली चुप हो गई और काफी देर की चुप्पी के बाद मिनली ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, अगर तुमने अभी जो कहा वह सच है कि तुम किसी शक्तिशाली परिवार से नहीं हो, तो मेरे परिवार में क्यों नहीं शामिल हो जाते? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। मिनली की बातें सुनकर युआन की आंखें चौड़ी हो गईं, लेकिन वह उसकी बातों से चौंका नहीं था, बल्कि वह इस बात से हैरान था कि एल्डर जुवान ने मिनली के बारे में कितनी सटीक भविष्यवाणी की थी और वह उसे अपने परिवार में शामिल करने की कोशिश कर सकती है। यदि आप मिन परिवार में शामिल होते हैं तो आपको अपनी साधना में सहायता के लिए परिवार से असीमित संसाधन प्राप्त होंगे, और यदि आपको परिवार से पर्याप्त समर्थन मिलता है तो इस बात की भी अच्छी संभावना है कि आपको ऊपरी स्वर्ग की यात्रा करने और वहां के मिन परिवार में शामिल होने का अवसर मिलेगा। यदि आप उच्चतर स्वर्ग में स्थित मिन परिवार द्वारा स्वीकार किए जाने में सफल हो जाते हैं तो वे आपको और भी बेहतर साधना संसाधन उपलब्ध करा सकेंगे और आपकी साधना ऐसी गति से आगे बढ़ेगी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मिन परिवार उच्चतर स्वर्ग में एक शक्तिशाली परिवार है, इसलिए आपको उनका समर्थन प्राप्त होगा। मिनली की बातें सुनकर युआन ने अपना सिर हिलाया और कहा, हालांकि मुझे इस बात का बहुत सम्मान है कि आपने मुझ जैसे व्यक्ति को अपने परिवार में आमंत्रित किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं अभी किसी भी गुट में शामिल होने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं अपनी स्वतंत्रता को सीमित नहीं करना चाहता। मिनली ने उसकी बातों पर भौहें चढ़ाते हुए कहा, तो फिर तुमने ड्रैगन एसेंस टेम्पल में क्यों प्रवेश किया? तुम्हारे कर्म तुम्हारे कथनों से मेल नहीं खाते, शिष्य युआन। मैंने इसमें सिर्फ इसलिए शामिल हुआ क्योंकि उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वे मेरी स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएंगे और मुझे जब चाहे संप्रदाय छोड़ने की अनुमति है। दूसरे शब्दों में, मुझे संप्रदाय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताने की कोई बाध्यता नहीं है।
बेशक, इसका यह मतलब नहीं है कि मुझे संप्रदाय की परवाह नहीं है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। इसके बाद मिनली चुप हो गई और खुद से सोचने लगी। हालांकि भविष्य में उसका स्वतंत्र होना असंभव नहीं है, लेकिन मिन परिवार संभवतः कुछ समय के लिए उसकी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह भाग न जाए, खासकर अगर उन्हें उसकी अतुलनीय प्रतिभाओं के बारे में पता चल जाए। कुछ देर बाद मिनली ने फिर से अपना मुंह खोला। तुम क्या चाहते हो? युआन ने हैरानी से अपनी भौहें ऊपर उठाईं। मैं तुमसे पूछ रही हूं कि मिन परिवार में शामिल होने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम्हें पैसा चाहिए? क्या तुम्हें शोहरत चाहिए? अगर तुम ऐसे ही हो तो मिन परिवार तुम्हें जितनी चाहो उतनी खूबसूरत औरतें भी मुहैया करा सकता है। मिनली ने ठंडी निगाहों से कहा। ओह! युआन अवाक रह गया। मिनली उसे भर्ती करने के लिए इतनी बेताब क्यों दिख रही है? क्या इससे सच में कोई फर्क पड़ता है कि मैं मिन परिवार में शामिल हूं या नहीं? मैं तो बस एक अकेली इंसान हूं और बाहर बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग हैं। अगर आप उनमें से एक दो को नज़रअंदाज कर दे तो क्या बात है? आप मुझे अपने परिवार में शामिल करने के लिए इतना क्यों कह रही हैं? युआन ने उससे पूछने का फैसला किया। आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि 7 प्रतिष्ठित परिवारों में से एक का हिस्सा होने का क्या मतलब है। यहाँ सब कुछ एक प्रतियोगिता है। आपका प्रदर्शन, आपकी उपलब्धियाँ, आपका योगदान, सब कुछ। मैं न तो हमेशा के लिए इस निम्न लोक में रहना चाहता हूँ और न ही यहाँ रहने की मेरी कोई योजना है। और इस जगह से निकलने का एकमात्र रास्ता मेरे परिवार की मदद ही है। लेकिन परिवार में पैदा होने का मतलब यह नहीं है कि मुझे उनकी मदद अपने आप मिल जाएगी। मुझे इसे कमाना होगा, और मैं अभी अपने लक्ष्य से बहुत दूर हूँ जबकि मेरे भाई बहन मुझसे बहुत आगे निकल चुके हैं। अगर मैं तुम्हारे जैसी प्रतिभाशाली को मिन परिवार में शामिल कर सकूं, तो इससे मुझे अपना लक्ष्य हासिल करने में ज़रूर मदद मिलेगी। तो कृपया मिन परिवार में शामिल हो जाओ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी पत्नी भी बन जाऊंगी। अगर तुम मिन परिवार में शामिल हो जाओगे तो वे तुम्हें परिवार में ही किसी को तुम्हारी पत्नी बनाकर रखेंगे ताकि तुम वहीं रहो और मैं स्वेच्छा से तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी। नहीं, अगर तुम चाहो तो मैं उस पद के लिए लड़ भी सकती हूँ। अगर फिर भी मैं हार जाती हूँ तो मैं तुम्हारी रखैल बन जाऊंगी। मिनली के अप्रत्याशित व्यवहार और प्रस्ताव को देखकर युआन दंग रह गया। लेकिन अफसोस, लाख कोशिश करने के बावजूद वह मिनली की भावनाओं को समझ नहीं पाया। युआन ने अचानक मिनली की आंखों में चमकते आंसू देखे जो गिरने ही वाले थे और उसके चेहरे से फिसलने वाले थे, जिससे वह घबरा गया। मुझे थोड़ा समय दीजिए, मुझे इसके बारे में सोचना होगा, युआन ने कुछ देर बाद अटपटी आवाज में कहा। मिनली ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और फिर सिर हिलाया। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पहचान उजागर नहीं करूंगा और न ही शुरू से मेरा ऐसा कोई इरादा था। आखिर मैं ये जोखिम नहीं उठा सकता कि मिन परिवार में शामिल होने से पहले अन्य वंशानुगत परिवारों को तुम्हारे अस्तित्व के बारे में पता चल जाए। अधिक जानकारी के लिए enlightenoflpub.com पर जाएं। कुछ मिनट बाद युआन मिनली के घर से निकलकर अपने घर लौट आया। शाओ हुआ, फैंग, मेरा एक सवाल है। कोई निचले स्वर्ग को छोड़कर ऊपरी स्वर्ग में क्यों जाना चाहेगा? वहाँ क्या है? युआन ने हैरानी भरे स्वर में उनसे पूछा और वह बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर स्तब्धता का भाव था। अधिकांश साधक उच्चतर स्वर्ग की कामना करते हैं क्योंकि इस नश्वर संसार की तुलना में वहाँ अधिक अवसर हैं। उस लोक में ऊर्जा अधिक प्रचुर और सघन होती है, जिससे साधक कई गुना तेजी से साधना कर सकते हैं। इसका अर्थ ये भी है कि उच्चतर स्वर्ग में पाए जाने वाले खजाने अधिक शक्तिशाली और मूल्यवान होते हैं, क्योंकि उन्हें उच्च गुणवत्ता वाली ऊर्जा से पोषित किया जाता है। ये पौधों को विभिन्न गुणवत्ता वाले उर्वरक देने के समान है, और उर्वरक की गुणवत्ता जितनी बेहतर होगी, पौधा उतना ही बेहतर विकसित होगा। फैंग युक्सियांग ने उनके प्रश्न का उत्तर दिया। भाई युआन, हम जैसे साधकों के लिए निरंतर विकास की निरंतर खोज ही सबसे महत्वपूर्ण है। निम्न लोकों में हमारा विकास बहुत सीमित है, इसलिए साधकों का ऐसे स्थान पर जाना स्वाभाविक है जहां इतनी सीमाएं न हों। इसके बाद जियाओ हुआ ने बात की। मैं समझ गया। युआन ने अपनी आंखें बंद कर लीं, मानो सोने की कोशिश कर रहा हो। हालांकि फैंग युक्सियांग की आवाज़ फिर से गूंज उठी। युवा स्वामी, यदि आप 7 प्रतिष्ठित परिवारों में से किसी एक में शामिल होने के बारे में सोच रहे हैं, तो मैं आपको ऐसा करने से बचने की पुरजोर सलाह देता हूँ। अरे, ऐसा क्यों? युआन ने आंखें खोलकर पूछा। मुझे नहीं पता कि निचले स्वर्ग में 7 प्रतिष्ठित परिवार कैसे हैं, क्योंकि मेरा उनसे ज़्यादा संपर्क नहीं रहता, लेकिन ऊपरी स्वर्ग में वे सभी बेहद अहंकारी और स्वार्थी लोग हैं जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि युवा स्वामी जैसे व्यक्ति का इन लोगों से कोई संबंध हो, क्योंकि मुझे डर है कि वे आपके मन और आत्मा को भ्रष्ट कर सकते हैं। जहाँ तक उस छोटी लड़की की बातों का सवाल है, हालांकि मुझे उसके शब्दों में कोई झूठ नहीं दिखा, लेकिन साधना की दुनिया में कभी भी हद से ज़्यादा सावधानी बरतना ज़रूरी है। ठीक है, युआन ने कहा। मैं इस घटना से संबंधित किसी भी जानकारी पर नज़र रखूंगा। जैसे ही मुझे कुछ पता चलेगा, मैं तुरंत आपको बता दूंगा।
कुछ समय बाद यूरू उसके कमरे से निकलकर अपने कमरे में लौट आए। इसके बाद युआन ने पूरी रात साधना जारी रखी। अपनी सुबह की दिनचर्या पूरी करने के बाद युआन खेल में वापस जुट गया और खुद से सोचने लगा, आज मुझे क्या करना चाहिए। युआन ने गाइड बुक निकाली और कुछ रोचक खोजने तक पन्ने पलटने लगा। ओह हाँ, जब से शिष्यों को मिशन हॉल से परिचित कराया गया था तब से मैं सोच रहा था कि वह कैसा दिखता होगा। मुझे अब उसे देख लेना चाहिए। ये सोचकर युआन बाहर चला गया। हालांकि वह तुरंत वहां से नहीं गया और मिनली के घर की ओर देखने लगा, मानो वह उम्मीद कर रहा हो कि वह बाहर आएगी और उसके पीछे पीछे आएगी। लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि मिनली नहीं आई। लगता है आज मैं अकेला ही रहूंगा, युआन ने लापरवाही से कंधे उचकाते हुए कहा और मिशन हॉल की ओर चल पड़ा। जैसे ही युआन उस जगह से दूर जाने लगा, मिनली ने अपनी खिड़की के पर्दों से झांककर युआन की पीठ को अपनी नज़रों से ओझल होते हुए देखा। युआन के चले जाने के बाद मिनली शर्मिंदगी से घुटनों के बल बैठ गई और अपने चेहरे को हाथों से ढक लिया। कल मैं क्या सोच रही थी, मैंने खुद को उसके हवाले क्यों कर दिया। अब वो सोच रहा होगा कि मैं कोई ऐसी वेश्या हूं जो अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए किसी को भी अपना शरीर सौंप देगी। मुझे बिना सोचे समझे नहीं बोलना चाहिए था, मिनली जोर से चिल्लाई। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह गड्ढा खोदकर उसमें कूद जाए। मैं उसका पीछा करना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ कि वह आज कहाँ जा रहा है, लेकिन मुझमें उसके सामने खड़े होकर ये दिखावा करने की हिम्मत नहीं है कि कल कुछ हुआ ही नहीं था। धिक्कार है, मुझे उसे मिन परिवार में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने से पहले थोड़ा और इंतजार करना चाहिए था। कुछ समय बाद युआन मिशन हॉल पहुंचा। यह एक विशाल 2 मंजिला इमारत थी जो पूरे एक ब्लॉक में फैली हुई थी, जिसमें शिष्य लगातार आते जाते रहते थे। यह युआन द्वारा अब तक संप्रदाय में अनुभव किए गए सबसे सक्रिय क्षेत्रों में से एक था। लेकिन ये तो अपेक्षित ही है, क्योंकि यह वह स्थान है जहां अधिकांश शिष्य अपने योगदान अंक अर्जित करने जाते हैं, जो कि संप्रदाय से कुछ भी प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। मिशन हॉल के बाहरी दृश्य की प्रशंसा करने के लिए कुछ क्षण रुकने के बाद युआन उस चौड़े प्रवेश द्वार से इमारत में प्रवेश कर गया, जिसमें अगर 10 वयस्क एक साथ खड़े हों तो वे भी समा सकते थे। बहुत खूब। युआन मिशन हॉल के माहौल को देखकर तुरंत ही हैरान रह गया, क्योंकि यह किसी अव्यवस्थित कार्यालय जैसा लग रहा था, जिसकी दीवारों पर कागज चिपके हुए थे। वास्तव में कोई भी जिस भी दिशा में देखे इन कागजों को देखे बिना नहीं रह सकता था। इमारत में प्रवेश करने के बाद युआन दीवारों पर लगे कागजों के पास गया और उनमें से कुछ को पढ़ने लगा। चुन परिवार को हुआंग शहर से जिन शहर तक अपनी गाड़ी ले जाने के लिए किसी की तलाश है। इनाम के तौर पर 100 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। चौथे स्तर के स्पिरिट अप्रेंटिस या उससे ऊपर के व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी। 5 योगदान अंक। मिंग परिवार उन साधकों की तलाश कर रहा है जो उनके शहर के खतरनाक रूप से करीब घूम रहे जादुई राक्षसों का सफाया कर सकें। मारे गए प्रत्येक राक्षस के लिए 1 सोने का सिक्का दिया जाएगा। तीसरे स्तर के आध्यात्मिक प्रशिक्षु और उससे ऊपर के प्रशिक्षुओं को प्राथमिकता दी जाएगी। मारे गए प्रत्येक 30 राक्षसों के लिए 1 योगदान अंक दिया जाएगा। गोल्डन लांस पैलेस के संप्रदाय प्रमुख बाय राक्षसी मकड़ियों से पूरी तरह से निकाले गए विषैले थैलों की तलाश में हैं। प्रत्येक की कीमत 1000 सोने के सिक्के है। साधना की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक विनिमय के लिए 5 योगदान अंक। जी परिवार को अपने घर की देखभाल के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश है, क्योंकि वे 7 दिनों के लिए व्यावसायिक यात्रा पर जा रहे हैं। 15 सोने के सिक्के। कोई साधना संबंधी आवश्यकता नहीं, कोई योगदान अंक नहीं। स्पैरो सिटी का स्वामी अपने क्षेत्र में आतंक मचा रहे लाल दानव का वध करने के लिए किसी की तलाश कर रहा है। 10,000 सोने के सिक्के। 5वें स्तर का स्पिरिट वॉरियर या उससे ऊपर का योद्धा पसंदीदा है। 50 योगदान अंक। कुछ मिनटों तक दीवारों पर लिखे कुछ मिशनों को देखने के बाद युआन ने एक बात गौर की। इनमें से अधिकतर अनुरोध राक्षसों को मारने या कुछ परिवारों की रक्षा करने से संबंधित थे। कुछ मिशनों के लिए केवल सामग्री की आवश्यकता थी और इनमें से बहुत कम ही ऐसे थे जो साधकों से संबंधित नहीं थे। जहां तक उन मिशनों की बात है जिनमें साधना की आवश्यकता नहीं थी, उनमें से अधिकांश से योगदान अंक नहीं मिलते थे। इसलिए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वे केवल उन शिष्यों के लिए थे जो एक शिष्य के रूप में अपना कर्तव्य निभाना चाहते थे और कुछ नहीं। अरे, ये कागज अलग अलग रंगों के हैं। युआन ने अपने से कुछ ही दूरी पर रखे पीले कागजों को देखा और उनकी ओर बढ़ा। इनकोर्ट के शिष्य हुआन को एक अभ्यास साथी की तलाश है। अभ्यास के प्रत्येक घंटे के लिए 1 योगदान अंक मिलेगा। प्रथम से द्वितीय स्तर के आध्यात्मिक योद्धाओं के लिए विज्ञापन की तिथि के 3 दिन बाद दोपहर 3 बजे लोनली पीक पर मिलें। बाहरी प्रांगण के शिष्य गोन को अपने कपड़े धोने के लिए किसी की तलाश है। हर 50 बैच कपड़ों की धुलाई पर 1 योगदान अंक मिलेगा। साधना की कोई आवश्यकता नहीं है। बाहरी प्रांगण में भवन संख्या 2910 पर मिलें। मुख्य शिष्य जिनको सप्ताह में 1 बार मालिश करने के लिए किसी की तलाश है। प्रत्येक मालिश के लिए 5 योगदान अंक मिलेंगे। साधना स्तर की कोई आवश्यकता नहीं है।
केवल महिला शिष्याएं ही आवेदन कर सकती हैं। आंतरिक प्रांगण में भवन क्रमांक 55 पर मिलें। नियुक्ति से पहले साक्षात्कार अनिवार्य है। युआन ने पीले रंग के इन आदेशों को उत्सुकता से पढ़ा। तो शिष्यों को भी मिशन हॉल में अपना अनुरोध प्रस्तुत करने की अनुमति है ना? हालांकि क्या शिष्य आपस में समन्वय करके इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे ताकि वे एक दूसरे के आदेश पूरे कर सकें और अपने शिष्य कर्तव्यों को पूरा करने के लिए वास्तविक आदेशों से बच सकें? हालांकि थोड़ा और देखने के बाद युआन ने एक बड़ा कागज देखा जिस पर लिखा था, साथ ही शिष्यों द्वारा दिए गए अनुरोध आपके शिष्य कर्तव्यों में नहीं गिने जाएंगे। ओह, लगता है इससे समस्या हल हो गई। युआन ने मन ही मन बुदबुदाया। इसके बाद युआन ने अपने बचे हुए योगदान अंकों को देखा। 781। अगर मैं कोई मिशन न भी करूं तो भी कुछ समय के लिए ठीक रहूंगा। हालांकि मैं यह अनुभव करना चाहता हूं कि मिशन स्वीकार करना कैसा होता है। मैं संप्रदाय से बाहर यात्रा नहीं करना चाहता, इसलिए मैं किसी साथी शिष्य द्वारा बनाया गया मिशन चुनूंगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए युआन ने ड्रैगन एसेंस टेम्पल में शिष्यों द्वारा अनुरोधित अधिकांश मिशनों को देखना शुरू कर दिया। कुछ मिनटों तक देखने के बाद युआन की नज़र अचानक एक विशेष मिशन पर आकर रुक गई, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि उसमें एक ऐसा शब्द था जिसने तुरंत उसका ध्यान आकर्षित किया। मुख्य शिष्या फी एक ऐसे शिष्य की तलाश में है जिनका उपनाम युआन हो और जो वीणा वादन में अनुभवी हों। जो भी उन्हें उस शिष्य तक पहुंचाने वाली सटीक जानकारी देगा उसे 50 योगदान अंक दिए जाएंगे। सिर्फ मुझे ढूंढने के लिए 50 योगदान अंक। ये तो उस दूसरे मिशन के बराबर ही इनाम है जिसमें किसी लाल दानव से लड़ना पड़ता था। परीफी, क्या ये वही शिष्या नहीं है जिसने ड्रैगन मंडप में वीणा बजाई थी? वह मुझे क्यों ढूंढ रही है? युआन ने मन ही मन बुदबुदाया। कुछ देर और सोचने के बाद युआन ने अपने बगल में खड़े शिष्य की ओर मुड़कर देखा और धीरे से शिष्य के कंधे पर थपथपाया। क्षमा कीजिए, मैं मिशन हॉल में पहली बार आया हूँ। मैं मिशन कैसे स्वीकार करूँ? युआन ने शिष्य से दोस्ताना लहजे में पूछा। ओह, आप बस दीवार से अनुरोध पत्र फाड़कर उस काउंटर पर ले जा सकते हैं। शिष्य ने प्रवेश द्वार के पास रखी मेजों की ओर इशारा किया। बहुत बहुत धन्यवाद, युआन ने शिष्य से कहा और फिर दीवार से परीफी का अनुरोध उतारकर मेज की ओर चल पड़ा। मैं मुख्य शिष्य फी से यह मिशन स्वीकार करना चाहती हूँ। युआन ने मेज के पीछे बैठे संप्रदाय के वरिष्ठ को यह अनुरोध दिखाया। मुख्य शिष्य फी। संप्रदाय के वरिष्ठ ने इस अनुरोध को बड़ी बड़ी आंखों से देखा। इस स्तर के अनुरोध के लिए 50 योगदान अंक। संप्रदाय के प्रमुख अवाक रह गए, क्योंकि संभवतः यह अब तक का सबसे अधिक भुगतान वाला अनुरोध था जो उन्होंने कभी देखा था। हालांकि चूंकि यह कोर डिसिपल फी हैं, जो ड्रैगन पवेलियन में अपने योगदान के कारण कंट्रीब्यूशन पॉइंट से भरपूर होने के लिए जानी जाती हैं, इसलिए यह कोई चौंकाने वाली बात नहीं थी कि वह इतनी साधारण चीज़ के लिए इतना शानदार खर्च करेंगी। तुम्हारा नाम क्या है? संप्रदाय के मुखिया ने पूछा। शिष्य युआन, युआन ने उत्तर दिया। अरे, संप्रदाय के मुखिया ने युआन के चेहरे को हैरानी भरी निगाहों से देखा। आखिर यहाँ क्या चल रहा था? क्या ये वही व्यक्ति है जिसे शिष्य फी खोज रहा था? ये खुद को क्यों सौंप रहा है? अरे छोड़ो भी, इन मामलों की परवाह करना मेरा काम नहीं है। संप्रदाय के वरिष्ठ ने मन ही मन सोचा और उनकी स्थिति को नज़रअंदाज करने का फैसला किया। लो, इसे ले लो। भीतरी प्रांगण में प्रवेश करने के लिए तुम्हें इसकी आवश्यकता होगी क्योंकि तुम अभी भी बाह्य प्रांगण के शिष्य हो। इससे तुम मुख्य शिष्य फी के निवास स्थान का पता भी लगा सकते हो। संप्रदाय के वरिष्ठ ने अपनी पुस्तक में कुछ बातें लिखने के बाद युआन को एक टोकन दिया। धन्यवाद। युआन ने टोकन स्वीकार किया और थोड़ी देर बाद मिशन हॉल से बाहर जाने के लिए मुड़ गया। मिशन हॉल छोड़ने के बाद युआन ने टोकन में दिए गए नक्शे का अनुसरण करते हुए फेरी फी के रहने के कमरे तक पहुंचा। 1 घंटे बाद युआन बाहरी प्रांगण के उस छोर पर पहुंच गया जो बाहरी प्रांगण और आंतरिक प्रांगण के बीच की सीमा भी थी। मैं एक मिशन के लिए आंतरिक प्रांगण में प्रवेश करना चाहती हूँ। युआन ने वहां तैनात संप्रदाय के एक वरिष्ठ सदस्य को टोकन सौंप दिया। मुझे देखने दो। संप्रदाय के प्रमुख ने टोकन को देखा और सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, ये रही आपकी अनुमति पर्ची। इसे खोना मत और आपको भीतरी प्रांगण में केवल 4 घंटे रहने की अनुमति है। समय समाप्त होने पर अनुमति पर्ची अपने आप नष्ट हो जाएगी। यदि आप बिना अनुमति पर्ची के भीतरी प्रांगण में पकड़े गए तो आपको दंडित किया जाएगा, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। बेशक आप यहाँ वापस आकर समय बढ़ा सकते हैं, हालांकि मैं आपका समय तभी बढ़ा सकता हूँ जब आपने अपना मिशन पूरा न किया हो। मैं समझ गया, युआन ने सिर हिलाया। भीतरी प्रांगण में प्रवेश करने के बाद युआन परीफी के घर की ओर जाने वाले रास्ते पर चलता रहा और भीतरी प्रांगण में बाहरी प्रांगण का शिष्य होने के नाते युआन ने स्वाभाविक रूप से वहां मौजूद भीतरी प्रांगण के शिष्यों का ध्यान आकर्षित किया। हालांकि फेरीफी के घर जाते समय रास्ते में उसकी मुलाकात कुछ आउटर कोर्ट के शिष्यों से हुई थी, लेकिन वहां मौजूद शिष्यों में से केवल 1000 में से एक ही आउटर कोर्ट का शिष्य था। कई मिनट बाद वह उस इलाके में पहुंचा जहां कोर डिसाइपल्स रहते हैं। चलिए देखते हैं। भवन संख्या 7।
युआन उस विशाल क्षेत्र में घूमा और प्रत्येक भवन को बारी बारी से देखा। लगभग 10 मिनट तक चलने के बाद युआन अचानक रुक गया जब उसके कानों में एक अलग सी आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ कोई सितार बजा रहा है। संभवतः ये शिष्य फेई बजा रहे हैं। युआन वीणा की आवाज़ का पीछा करते हुए आगे बढ़ा और कुछ मिनटों बाद इस विशाल इमारत के सामने पहुंच गया। जैसे ही युआन ने दहलीज पर कदम रखा, वीणा का संगीत बंद हो गया और उसके तुरंत बाद लोगों के ताली बजाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। वाह सीनियर सिस्टर फी, आपको जीथर बजाते हुए सुने हुए अभी 1 हफ्ता ही हुआ है और आपने इतनी तरक्की कर ली है कि मैं लगभग आपके संगीत को पहचान ही नहीं पा रही थी। मैं भी, अगर मैंने तुम्हें खेलते हुए नहीं देखा होता तो मुझे लगता कि कोई और खेल रहा है। बधाई हो सीनियर सिस्टर, आपकी जीथर कला एक बार फिर एक नए स्तर पर पहुंच गई है। इसी गति से चलते हुए जल्द ही आप जीथर तकनीक का उपयोग करने में सक्षम हो जाएंगी। युआन को घर के दूसरी तरफ से कुछ अनोखी आवाज़ें सुनाई दे रही थीं और वे सभी महिलाओं की आवाज़ें थीं। दस्तक दस्तक। वीणा का संगीत बंद होने के कुछ क्षण बाद युआन ने दरवाजे पर दस्तक दी। क्या आज कोई मेहमान नहीं आ रहा है? मुझे लगा था कि आज और कोई मेहमान आने की उम्मीद नहीं है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ किसी और को होना चाहिए। मैं जाकर देखता हूँ कि कौन है। कुछ क्षण बाद भीतरी दरबार की एक सुंदर शिष्या ने दरवाजा खोला और युआन के सामने प्रकट हुई। बाहरी दरबार की शिष्या, क्या तुम्हें पता है कि तुम किसके दरवाजे पर दस्तक दे रही हो? तुम्हें क्या चाहिए? भीतरी दरबार की शिष्या ने युआन से चिढ़ भरे चेहरे से पूछा, क्योंकि वह युआन को एक उपद्रवी मानती थी जो परी फी के साथ उनके समय में खलल डाल रही थी। मैं शिष्य फी से मिलने आया हूँ, युआन ने उससे कहा। अधिक जानकारी के लिए lignowellpub.com पर जाएं। शिष्य फी। आंतरिक दरबार की शिष्या ने युआन को हैरानी भरे भाव से देखा, मानो उसे विश्वास ही न हो रहा हो। तुम तो बस एक मामूली बाहरी दरबारी शिष्य हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक मुख्य शिष्य से इतनी बेपरवाही से बात करने की? क्या तुम्हें लगता है कि तुम उससे दोस्ती कर रहे हो? यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें लात मारकर भगा दूंगी। युआन अवाक रह गया। आंतरिक दरबार का शिष्य अचानक इतना आक्रामक क्यों हो गया? शांत हो जाओ छोटी बहन फैंग। एक युवती को इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, खासकर जब तुम बड़ी बहन फी के घर में हो। आखिर ये सब हंगामा किस बात का है? एक और आंतरिक दरबारी शिष्या उनके सामने प्रकट हुई। इस असभ्य बाहरी दरबारी शिष्य को दोष दो। शिष्य फैंग ने युआन के मासूम दिखने वाले चेहरे की ओर इशारा करते हुए कहा। आंतरिक दरबार के दूसरे शिष्य ने युआन के सुंदर चेहरे को कुछ देर तक देखा और फिर बोला, आपने ऐसा क्या किया जिससे मेरी छोटी बहन इतनी क्रोधित हो गई? मुझे नहीं पता। युआन ने मासूमियत से कंधे उचका दिए। तुम तो छोटे से हो। शिष्य फैंग फिर से भड़क उठा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की कि तुम्हें कुछ नहीं पता? तुमने सीनियर सिस्टर फी को शिष्य फी कहकर संबोधित किया जैसे तुम उनकी दोस्त हो। बाहरी दरबार के शिष्य के लिए यह बिल्कुल अस्वीकार्य है। युआन ने बड़ी बड़ी आंखों से उसकी ओर देखा। सच में? किसी साथी शिष्य को शिष्य कहने में क्या बुराई है? क्या आप ये देख रही हैं सीनियर सिस्टर यंग? इस आदमी में तो बिल्कुल भी जागरूकता नहीं है। आंतरिक दरबार की दूसरी शिष्या ने अपने चेहरे पर एक कड़वी मीठी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और कहा, आप सीनियर सिस्टर फी के लिए यहाँ आए हैं, है ना? चूंकि आप यहाँ आप आए हैं तो ये किसी संप्रदाय के वरिष्ठ सदस्य की अनुमति से ही हुआ होगा। आपको उनसे मिलने की क्या ज़रूरत है? इसके बाद युआन ने मिशन का दस्तावेज निकाला और उन्हें दिखाते हुए कहा, मैं इसी काम के लिए यहाँ आया हूँ। मुझे देखने दो। शिष्य यंग ने उसके हाथों से कागज़ लेकर उसे ध्यान से देखा। क्या आपको इसके बारे में पता था? मुझे नहीं पता था कि सीनियर सिस्टर फी ने मिशन हॉल में एक अनुरोध बनाया था। और ये युआन कौन है? ओह, ऐसा होगा। युआन अपना वाक्य पूरा कर पाता तभी एक और आवाज़ ने उसे बीच में ही रोक दिया। बाहर क्या हो रहा है? बाहर कौन है जो मेरे प्रदर्शन में बाधा डाल रहा है? कुछ क्षण बाद परी फी उनके सामने प्रकट हुई। हाँ हेलो, युआन ने अपने चेहरे पर बनावटी मुस्कान के साथ उससे कहा। तुम हो? युआन का चेहरा देखकर परी फी की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं और वह लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर गिर पड़ी, यहाँ तक कि एक दीवार से टकरा गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? परी फी ने कांपती उंगलियों और हैरान चेहरे के साथ युआन की ओर इशारा किया, जिससे वहां मौजूद आंतरिक दरबार के शिष्य अचंभित रह गए। वरिष्ठ बहन फी, क्या आप ठीक हैं? क्या आप इस बाह्य दरबार की शिष्या को जानती हैं? शिष्या यंग ने उनसे पूछने का फैसला किया। मैं परी फी अवाक रह गई। वह ऐसे सवाल का जवाब कैसे दे सकती थी? क्या वह उन्हें बताए कि बाहरी दरबार की इस शिष्या ने उसे उसके ही विशेषज्ञता के क्षेत्र में हरा दिया? यह बाहरी दरबार का शिष्य मेरा सहायक है, फेरी फी ने बिना सोचे समझे अचानक बोल दिया। आपकी सहायक? वे सभी उसे हैरानी से देखने लगे। वरिष्ठ बहन फी को सहायक की आवश्यकता कब से पड़ने लगी? शिष्या फैंग ने मन ही मन सोचा। मैं कब से उसकी सहायक बन गई? युआन ने अपनी बहु मजाकिया अंदाज में उठाते हुए खुद से पूछा।
फेरी फी तुरंत घबरा गई और गला साफ करते हुए उसने अपनी बात सुधारी, मेरा मतलब था कि वह मेरा छात्र है। बिल्कुल सही, मैं फिलहाल उसे सितार बजाना सिखा रही हूँ। क्या आपने इस बाह्य दरबार के शिष्य को अपना छात्र बना लिया? शिष्या फैंग ने अचंभित स्वर में कहा। परी फी ने बाह्य दरबार के एक शिष्य को, वह भी एक पुरुष को, अपना छात्र क्यों स्वीकार किया, जबकि वह स्वयं आंतरिक दरबार की शिष्या और उनकी सहेली परी फी से वीणा सिखाने की विनती करती रही थी। हो सकता है कि वह ऐसा न लगे, लेकिन उसमें बहुत प्रतिभा है और मुझे विश्वास है कि वह एक दिन मुझसे आगे निकल जाएगा। फेरी फी ने बोलते हुए अपनी बात को अटकने से बचाने की पूरी कोशिश की, क्योंकि यह बात उसे बहुत हास्यास्पद लग रही थी। बेहतर अनुभव के लिए lightnote.com पर जाएं। फेरी फी ने दिल की धड़कन तेज होते हुए युआन को देखा, लेकिन जब उसने देखा कि युआन कुछ नहीं कह रही है और कुछ क्षण बाद भी उसकी बकवास का खंडन नहीं कर रही है, तो उसने मन ही मन राहत की सांस ली। अगर आपको लगता है कि मैंने उसे अपना छात्र बनाकर गलती की है, तो क्यों ना हम उसे वीणा बजाने दें ताकि आप तय कर सकें कि वह वास्तव में योग्य है या नहीं। परी फी ने अचानक सुझाव दिया। वहां मौजूद शिष्यों ने संदेह भरी निगाहों से युआन की ओर देखा। क्या वह सचमुच सितार बजा सकता है? उन्होंने मन ही मन सोचा, क्योंकि आमतौर पर केवल महिलाएं ही सितार बजाती थीं। क्या सोचते हो शिष्य युआन? क्या तुम हमारे लिए वीणा बजा सकते हो? बस एक गीत ही काफ़ी होगा। परी फी ने युआन की ओर एक बनावटी मुस्कान के साथ देखा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मैं भी दोबारा वीणा बजाना चाहूँगा। युआन ने कुछ देर सोचने के बाद सिर हिलाया। बहुत बढ़िया, अंदर आओ। युआन की सहमति देखकर परी फी का चेहरा खुशी से चमक उठा। ओह! शिष्य यंग और शिष्य फैंग ने परी फी को अचंभित भाव से देखा, क्योंकि परी फी किसी कारणवश सबसे ज्यादा उत्साहित लग रही थी। कुछ समय बाद युआन परी फी के घर में दाखिल हुआ और दरवाजा बंद कर लिया। फिर परी फी और आंतरिक न्यायालय के शिष्यों के पीछे पीछे घर के पीछे वाले आंगन में चला गया, जहां आंतरिक न्यायालय के 2 और शिष्य इंतजार कर रहे थे। वापस स्वागत है सीनियर सिस्टर फी। आपको इतनी देर क्यों लग गई? आपके अगले गीत का इंतजार करते करते मेरे कान ठंडे पड़ गए हैं। वहां मौजूद शिष्यों में से एक ने कहा। ये कौन है? अरे, बाहरी दरबार का शिष्य, और वो भी पुरुष। ये यहाँ क्यों है? युआन को देखकर दूसरे शिष्य ने पूछा। छोटी बहन झाओ, छोटी बहन गो, ये शिष्य युआन है, बाहरी दरबार का शिष्य और मेरा छात्र भी। परी फी ने युआन का परिचय दोनों लड़कियों से कराया और युआन का परिचय भी उन्हीं लड़कियों से कराया। शिष्य, सीनियर सिस्टर फी की छात्रा। ये कैसे हो सकता है कि मुझे इसके बारे में पहली बार पता चला? शिष्या गू ने बुदबुदाते हुए कहा, क्योंकि वह शिष्या फी को कई वर्षों से जानती है। क्योंकि मैंने उसे हाल ही में अपना शिष्य स्वीकार किया था, शिष्य फी ने कहा। खैर, शिष्य युआन परिचय के तौर पर हमारे लिए एक गाना बजाने वाले हैं। तुम उस वीणा का इस्तेमाल कर सकते हो जो वहां रखी है। शिष्य फी ने कुछ मीटर दूर मेज पर रखी खूबसूरत वीणा की ओर इशारा किया। युआन ने सिर हिलाया और थोड़ी देर बाद वीणा के पीछे बैठ गया। बेहतर अनुभव के लिए lightnote.com पर जाएं। वरिष्ठ बहन फी सचमुच एक पुरुष को अपना वीणा छूने दे रही हैं। यह चौंकाने वाला कहना भी कम होगा। वहां मौजूद शिष्यों ने वीणा के पीछे बैठी युआन को अपने सुंदर चेहरों पर अचंभित भावों के साथ देखा। वे सभी जानते थे कि शिष्या फी अपने अनमोल वीणा वादक को कितना महत्व देती थी, इतना अधिक कि उन्होंने भी पहले कभी उसके वीणा वादक को छुआ तक नहीं था। इसी बीच युआन ने अपने सामने रखे नीले रंग के सुंदर वीणा वाद्य यंत्र को शांत भाव से निहारा। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद युआन ने अपना सिर उठाकर शिष्या फी की ओर देखा और उससे पूछा, मुझे कौन सा गाना बजाना चाहिए? क्या आपको याद है कि आपने उस दिन सबसे पहले कौन सा गाना बजाया था? आप वही गाना बजा सकते हैं। युआन ने सिर हिलाया और गहरी सांस ली, फिर धीरे धीरे लेकिन सहजता से अपनी बाहों को ऊपर उठाया। अगले ही पल टिंग सितार का एक तार कांप उठा, जिससे एक स्वच्छ और मधुर ध्वनि उत्पन्न हुई जिसने तुरंत ही उससे कुछ ही दूरी पर बैठे शिष्यों के दिलों को छू लिया। इसके आधे सेकंड से भी कम समय बाद उस क्षेत्र में एक और सुंदर सितार की धुन गूंजी। ये कैसी अनुभूति है? वे सभी अपने दिल में उठ रही उस अवर्णनीय अनुभूति के बारे में सोच रहे थे, इस बात से पूरी तरह अनजान कि वे युआन के वीणा वादन कौशल से मंत्रमुग्ध हो गए थे। इसी बीच शिष्या फी ने युआन के वीणा वादन में पूरी तरह से मग्न होने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली थीं। समय बहुत तेजी से बीत गया और शिष्यों को पता चलने से पहले ही युआन ने वीणा पर आखिरी सुर बजा दिया। आप क्या सोचते हैं? युआन ने शिष्यों से पूछा, जिससे वे अपनी तंद्रा से बाहर आ गए। ओह! शिष्य अवाक रह गए और उन्होंने हैरानी भरे भावों से शिष्या फी की ओर देखा। ये स्पष्ट था कि युआन का प्रदर्शन युआन के आने से पहले शिष्या फी के प्रदर्शन से कहीं बेहतर था। फिर भी उन्होंने फी के सामने ये कहने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि इससे फी क्रोधित हो सकती थी और भविष्य में उन्हें फी के प्रदर्शन सुनने से प्रतिबंधित किया जा सकता था। क्या आप एक और गाना बजा सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि मैं सिर्फ एक गाने से आपकी प्रतिभा का अंदाजा लगा सकता हूँ। शिष्य झाओ ने अचानक कहा।
जब अन्य शिष्यों ने शिष्या झाओ की बातें सुनी तो वे तुरंत उससे सहमत हो गए। हाँ, हमारे लिए एक और गीत बजाओ ताकि हम ठीक से निर्णय कर सकें। अधिक जानकारी के लिए लिंक@nov.com पर जाएं। लेखक के नोट में अब डिस्कॉर्ड उपलब्ध है। जब महिला शिष्यों ने दूसरा गीत गाने की मांग शुरू की तो युआन ने शिष्याफी की ओर देखा, जिसने तुरंत सिर हिलाकर उसे वीणा बजाना जारी रखने की अनुमति दे दी। इस प्रकार युआन ने एक बार फिर अपनी उंगलियां वीणा के तारों पर रखीं और एक और गीत बजाना शुरू कर दिया। वातावरण तुरंत फिर से बदल गया और युआन के वीणा वादन की गूंज पूरे क्षेत्र में फैल गई, जिससे दूर स्थित शिष्यों को भी संगीत का आनंद लेने का अवसर मिला। वाह, ये तो फेरी फी का वीणा वादन प्रदर्शन होना चाहिए। मुझे लगता है उसने एक बार फिर सुधार किया है। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति से जैसी उम्मीद की जाती है, सितार बजाने में उनकी प्रतिभा बेमिसाल है। कितना सुंदर संगीत है। अगर विकल्प होता तो मैं इसे पूरे दिन सुन सकता था। कुछ मिनट बाद युआन ने अपना दूसरा गीत समाप्त किया और दुनिया फिर से शांत हो गई। संगीत के बिना थोड़ा अकेलापन भी महसूस होने लगा। फिर से एक और गाना बजाओ, शिष्य युआन। भीतरी दरबार की एक शिष्या ने अपने चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी भरी मुस्कान के साथ कहा। हाँ, 2 गाने काफ़ी नहीं हैं। आपको कम से कम 1 दर्जन गाने बजाने होंगे। दूसरे ने कहा, 1 दर्जन गाने। युआन ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। अधिक जानकारी के लिए linknovel.com पर जाएं। जब तक तुम संतुष्ट न हो जाओ तब तक खेल सकते हो, शिष्य फी ने अचानक उससे कहा। युआन ने सिर हिलाया और थोड़ी देर बाद उसने फिर से वीणा बजाना शुरू कर दिया। इसी बीच आंतरिक दरबार के शिष्यों और शिष्य फी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और पूरी तरह से संगीत में लीन हो गए, जिससे उनका मन एक अवर्णनीय अवस्था में प्रवेश कर गया जिसने उन्हें अधिक स्पष्टता के साथ सोचने की अनुमति दी, मानो युआन के वीणा वादन से कुछ विशेष प्रभाव उत्पन्न हो रहे हों। 1 घंटे बाद युआन ने अचानक वीणा बजाना बंद कर दिया, क्योंकि उसके पास बजाने के लिए गाने खत्म हो गए थे। अरे, तुमने क्यों रोक दिया? मैं ज्ञानोदय की अवस्था में पहुंचने ही वाला था। कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगा। रुको मत, थोड़ा और खेलो। भीतरी दरबार के शिष्यों ने तुरंत शिकायत करना शुरू कर दिया। हालांकि युआन ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे बस इतने ही गाने आते हैं। तो फिर गाने दोहराओ। उनमें से एक ने तुरंत जवाब दिया। ठीक है, शांत हो जाओ छोटी बहनों। शिष्य युआन अपनी प्रतिभा का पर्याप्त प्रदर्शन कर चुके हैं, उन्हें थोड़ा आराम करने दो, शिष्य फी ने कहा और आगे बोली। इसके अलावा ये सभा 1 घंटे पहले ही समाप्त हो जानी चाहिए थी। अगले महीने फिर आना, शायद शिष्य युआन फिर से यहाँ हों। अगर आप ऐसा कहती हैं, सीनियर सिस्टर फी। हालांकि भीतरी दरबार के शिष्य वहां से जाने के लिए अनिच्छुक थे, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। शिष्य युआन, शुरुआत में आपके साथ असभ्य व्यवहार करने के लिए मुझे खेद है, शिष्या फैंग ने क्षमाप्रार्थी भाव से उससे कहा और फिर वहां से चली गई। शिष्य युआन, आपकी क्षमताओं पर संदेह करने के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आज के प्रदर्शन के लिए धन्यवाद। शिष्या यंग ने अपने चेहरे पर दोस्ताना मुस्कान के साथ उनसे कहा। अगर आपको कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बिल्डिंग नंबर 921 में पा सकते हैं, शिष्य गु ने कहा। अगली बार मिलते हैं, शिष्य युआन। अगले महीने भी ज़रूर आना, शिष्य झाओ ने उनसे कहा। जब आंतरिक दरबार के सभी शिष्य वहां से चले गए और युआन और शिष्याफी अकेले रह गए तो शिष्याफी ने तुरंत अपना सिर थोड़ा झुकाया और क्षमाप्रार्थी स्वर में बोली, मैं वास्तव में क्षमा चाहती हूँ कि मैंने आपको अपना छात्र कहा और आपको फिर से वीणा बजाने के लिए दबाव डाला। युआन ने सिर हिलाया और शांत स्वर में बोला, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है और मैं भी वीणा बजाना चाहता था। शिष्याफी ने सिर हिलाया और फिर थोड़ी देर बाद बोली, वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे घर का दरवाज़ा क्यों खटखटा रहे थे? ओह हाँ, मैं लगभग भूल ही गई थी। युआन ने शिष्याफी को वह मिशन दिखाया जो उसने बनाया था। वो शिष्याफी तुरंत शर्म से लाल हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई शर्मनाक काम करते हुए पकड़ा गया हो। मैं किसी काम के सिलसिले में आपसे मिलना चाहती थी, लेकिन कई संप्रदाय के वरिष्ठों से पूछने के बाद भी मुझे आपका पता या पहचान नहीं पता चला, इसलिए मुझे यही तरीका अपनाना पड़ा, शिष्याफी ने कहा और फिर आगे बोली, और चूंकि आप खुद आ गए हैं तो शायद इसका मतलब है कि आपने मेरी विनती पूरी कर दी है, इसलिए मैं आपको अभी 50 योगदान अंक दे रही हूँ। मुझे अपना पहचान चिन्ह दीजिए। युआन ने सिर हिलाया और शिष्यफी को अपना पहचान चिन्ह सौंप दिया। ये तो कांस्य की पहचान पर्ची है, तुम्हारी सोने वाली पर्ची कहाँ गई? शिष्याफी ने ये देखकर उससे पूछा। तुम्हारा मतलब इससे है, मैं इसका इस्तेमाल तभी करता हूँ जब मुझे योगदान अंक चाहिए होते हैं, क्योंकि कांस्य वाले में कोई अंक नहीं है, युआन ने समझाया। तुम्हारे पास 2 पहचान चिन्ह हैं। शिष्यफी ने हैरानी से उसकी ओर देखा। उन्होंने उसे 2 पहचान चिन्ह क्यों दिए? ऐसा लग रहा था मानो संप्रदाय युआन की असली पहचान छिपाने की कोशिश कर रहा हो। हालांकि शिष्यफी ने फिलहाल इस बारे में ज़्यादा न सोचने का फैसला किया और योगदान अंक उसे हस्तांतरित कर दिए।
अभी अभी तुम्हारे प्रदर्शन के कारण मैंने तुम्हें 50 के बजाय 60 योगदान अंक दिए हैं। शिष्य फी ने उसे पहचान चिन्ह लौटाने के बाद उससे कहा। बाद में युआन ने कहा, धन्यवाद। वैसे आपने कहा था कि आप मुझे ढूंढ रहे थे, क्यों? युआन ने कुछ देर बाद पूछा। उस बारे में। शिष्य फी अचानक हिचकिचाने लगा। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद उसने कहा, अच्छा, मुझे एक साथी की ज़रूरत है। साथी? युआन ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। किस तरह का साथी? उसने मासूमियत भरे चेहरे से उससे पूछा। जब कोई महिला साथी शब्द सुनती है तो आमतौर पर उसके मन में प्रेमी का ख्याल आता है, लेकिन युआन इतनी भोली थी कि वह ऐसी बातों के बारे में सोच ही नहीं पाती थी। अगले हफ्ते एक बड़ी वीणा प्रतियोगिता होने वाली है और मुझे उसमें भाग लेने के लिए एक साथी की ज़रूरत है। मैं ऐसे किसी व्यक्ति की तलाश कर रहा हूं जो मेरे जितना अच्छा वीणा बजा सके, लेकिन ड्रैगन एसेंस टेम्पल में ऐसा कोई नहीं है। लेकिन आप तो ज़रूर बजा सकते हैं। कृपया, अगर हम इस प्रतियोगिता में भाग ले सकें तो मैं आपको जितने चाहें उतने योगदान अंक दूंगा। शिष्य फी ने उससे थोड़ी बेताबी से कहा। जित प्रतियोगिता है ना? इस प्रतियोगिता में ऐसी क्या खास बात है? युआन ने उत्सुकता से पूछा। युआन का प्रश्न सुनकर शिष्य फी ने कहा, ये सितार प्रतियोगिता महाद्वीप की सबसे बड़ी प्रतियोगिताओं में से एक है, जो हर 3 साल में केवल एक बार आयोजित होती है, और जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं, इसमें दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ संगीतकार भाग लेते हैं। पूरे संप्रदाय द्वारा मेरी प्रतिभा की व्यापक रूप से प्रशंसा किए जाने के बावजूद पिछली प्रतियोगिता में हजारों प्रतिभागियों में से मुझे केवल 7वां स्थान मिला था। हजारों में से 7वां स्थान? ये तो पहले से ही बहुत अच्छा है। युआन ने आंखें थोड़ी चौड़ी करते हुए कहा। 7वां स्थान अच्छा तो हो सकता है, लेकिन काफ़ी नहीं। मुझे कम से कम 3रा स्थान चाहिए, क्योंकि असली इनाम तो तभी मिलते हैं। शिष्य फी ने कहा। किस तरह के पुरस्कार? युआन ने उत्सुकता से पूछा। पिछली प्रतियोगिता में 3रे स्थान पर आने वाले को पृथ्वी श्रेणी की एक वीणा कलाकृति पुरस्कार के रूप में मिली। दूसरे स्थान पर आने वाले को स्वर्ग श्रेणी की एक वीणा कलाकृति मिली और पहले स्थान पर आने वाले को स्वर्ग श्रेणी का एक खजाना मिला, जो कि एक वीणा भी है। जित कला, ये क्या होती हैं? युआन ने पूछा। ये रहे, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। इससे काम जल्दी हो जाएगा। शिष्या फी फिर अपने वीणा वादन के पीछे बैठ गई और उसकी एक तार खींचने से पहले एक गहरी सांस ली। टिंग! युआन के लिए अपरिचित एक तीखी और आक्रामक संगीत ध्वनि गूंजी और यूरू की पवन ब्लेड तकनीक से मिलती जुलती एक पारदर्शी चाप वीणा से निकली और कुछ मीटर दूर मेज पर रखे एक चाय के कप से टकराकर उसे साफ साफ 2 हिस्सों में काट दिया, मानो किसी ने उसे पतली तलवार या किसी धारदार हथियार से काट दिया हो। अभी तुमने जो देखा वह बिना किसी तकनीक के सितार कला है। अपनी उंगलियों में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करके और उसे सितार के साथ मुक्त करके तुम सितार को एक घातक लंबी दूरी के हथियार में बदल सकते हो। शिष्य फी ने उससे कहा। उपकरणों को हथियारों में बदलना? युआन ने हैरानी भरे भाव से उसकी ओर देखा, मानो उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा कुछ संभव हो सकता है। शिष्य फी ने आगे कहा, इस वर्ष की प्रतियोगिता के बारे में। स्वर्ग और पृथ्वी महल से समर्थन मिलने के कारण पुरस्कार और भी अधिक मूल्यवान और आकर्षक हो गए हैं। 3रे स्थान पर आने वाले को पृथ्वी श्रेणी की जीथर कला तकनीक और पृथ्वी श्रेणी का खजाना मिलेगा। दूसरे स्थान पर आने वाले को स्वर्ग श्रेणी की जीथर कला तकनीक और स्वर्ग श्रेणी का खजाना मिलेगा। और पहले स्थान पर आने वाले को आश्चर्यजनक रूप से दिव्य श्रेणी की जीथर कला तकनीक और स्वर्ग श्रेणी का खजाना मिलेगा। क्या आपको पता है कि दिव्य श्रेणी की तकनीकें कितनी मूल्यवान होती हैं? दिव्य श्रेणी की सितार कला तकनीक? युआन ने धीमी आवाज में बुदबुदाया। हालांकि दिव्य श्रेणी की तकनीक के प्रलोभन के बावजूद युआन को स्वर्ग श्रेणी के खजाने में अधिक रुचि थी, क्योंकि वह अपना खुद का एक वीणा चाहता था। और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ इस प्रतियोगिता में भाग लूं, है ना? युआन ने कुछ देर बाद उससे पूछा। बिल्कुल सही। तुम्हारी वीणा बजाने की कला के साथ हमारे शीर्ष 3 में पहुंचने की अच्छी संभावना है। अगर हम शीर्ष 3 में पहुंच गए तो हम पृथ्वी श्रेणी की वीणा कला साझा करेंगे और तुम वीणा रख सकते हो, क्योंकि मेरे पास पहले से ही एक है। मेरी वर्तमान वीणा कला तो केवल नश्वर श्रेणी की है। क्या सोचते हो, मैं तुम्हें तुम्हारी भागीदारी के लिए योगदान अंक भी दूंगा? शिष्य फी ने विनती भरी निगाहों से उसकी ओर देखा। कुछ देर सोचने के बाद युआन ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ इस प्रतियोगिता में भाग लूंगा। बस मुझे समय बता देना। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बाद में अपने गुरु को बता दूंगी। शिष्या फी इतनी उत्साहित थी कि उसने अनजाने में युआन के हाथ पकड़ लिए और उन्हें जोर से हिलाने लगी। वैसे अब जब हम इस बड़ी प्रतियोगिता में भागीदार बनने जा रहे हैं तो प्रतियोगिता से पहले हमें अभ्यास करना होगा और अपने कौशल को निखारना होगा। चूंकि आप बाह्य दरबार के शिष्य के रूप में आंतरिक दरबार में आसानी से प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए मैं आपके निवास स्थान पर आऊँगा ताकि हम साथ में अभ्यास कर सकें। आप कहाँ रहते हैं? शिष्य फी ने बाद में उनसे पूछा। भवन क्रमांक 70, युआन ने शांत चेहरे से उत्तर दिया। वो इलाका है ना? खैर, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास सोने का पहचान चिन्ह है।
ठीक है, कल सुबह सबसे पहले वहीं मिलते हैं, शिष्य फी ने कहा। कुछ समय बाद युआन उसका घर और भीतरी आंगन छोड़कर अपने घर लौट आया। संगीत प्रतियोगिता है ना? मैंने आखिरी बार किसी प्रतियोगिता में कब भाग लिया था? युआन ने मन ही मन सोचा। सैकड़ों प्रतियोगिताओं में भाग ले चुके युआन के लिए इतने लंबे समय बाद किसी प्रतियोगिता में भाग लेना उत्साहजनक था। युआन के चले जाने के बाद शिष्या फी भी अपने गुरु एल्डर शान से मिलने के लिए घर से निकल पड़ी। गुरुजी, मुझे आपको कुछ महत्वपूर्ण बात बतानी है। शिष्या फी, क्या बात है? एल्डर शान ने काम रोक दिया और उसकी ओर देखा। यह अगले सप्ताह होने वाली सिथा प्रतियोगिता के संबंध में है। ओह हाँ, वो जिसे स्वर्ग और पृथ्वी महल का समर्थन प्राप्त है। उसके बारे में क्या? अगर मुझे सही याद है तो इस बार आपको एक साथी लाना होगा। क्या आपने कोई साथी ढूंढा है? एल्डर शान ने उससे पूछा। शिष्य फी ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, मुझे एक व्यक्ति मिल गया है और वह वही शिष्य युआन है जिसका जिक्र मैंने कुछ समय पहले किया था। क्या आपने अभी अभी शिष्य युआन का नाम लिया? एल्डर शान ने आश्चर्यचकित होकर कहा। जी, क्या इसमें कोई समस्या है? शिष्या फी ने घबराए हुए चेहरे के साथ पूछा। एल्डर शान ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और गहरी भौहें चढ़ाकर चुपचाप सोचने लगे। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद एल्डर शान ने कहा, शिष्य युआन। उसने क्या कहा? ओह, वह मेरे साथ प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सहमत हो गया था, उसने जवाब दिया। मैं समझ गई। एल्डर शान ने अपनी आंखें बंद कर लीं और आह भरी। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद एल्डर शान खड़े हुए और बोले, मेरे पीछे आओ। अरे, हम कहाँ जा रहे हैं, गुरुजी? शिष्या फी ने अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए एल्डर शान के पीछे पीछे बाहर चली गई। संप्रदाय के प्रमुख से मिलने के लिए। संप्रदाय के गुरु का क्यों? क्या मैंने कुछ गलत किया है? शिष्या फी ने घबराए हुए चेहरे के साथ कहा, क्योंकि संप्रदाय के साथ गंभीर संकट में फंसे शिष्यों को ही संप्रदाय के गुरु से मिलने का अवसर मिलता था। शांत हो जाओ, तुम मुसीबत में नहीं हो। ये शिष्य युआन के बारे में है। मुझे नहीं पता कि तुम उनके बारे में कितना जानती हो, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम समझ सकती हो कि संप्रदाय में उनका अस्तित्व अद्वितीय है। एल्डर शान ने उससे कहा। शिष्य युआन, क्या वह सचमुच इतना खास है? शिष्य फी ने अचंभित चेहरे से उसकी ओर देखा। उसे विशेष कहना भी कम होगा, मेरी प्रिय शिष्या। अभी थोड़ी देर में तुम उसके बारे में और जान जाओगी। एल्डर शान ने शिष्या फी को संप्रदाय प्रमुख के मुख्यालय में लाते हुए कहा। संप्रदाय के गुरु, मैं एल्डर शान हूँ। मुझे शिष्य युआन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। एल्डर शान ने लॉन्ग यीजुन के दरवाजे पर दस्तक देते हुए बाहर से कहा। शिष्य युआन, उसने इस बार क्या किया? लॉन्ग यीजुन ने तुरंत आह भरी और काम रोक दिया। अंदर आ जाए। कुछ देर बाद एल्डर शान ने दरवाजा खोला और शिष्या फी के साथ कमरे में प्रवेश किया। शिष्या फी को देखकर लॉन्ग यीजुन ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं, ये सोचते हुए कि वह यहाँ क्या कर रही है और इस स्थिति से उसका क्या संबंध है। शिष्य फी, जाओ और संप्रदाय के गुरु को वही बताओ जो तुमने यहाँ आने से पहले मुझे बताया था, एल्डर शान ने उसकी ओर देखते हुए कहा। शिष्य फी ने सिर हिलाया और आगे बढ़कर लॉन्ग यीजुन को आदरपूर्वक प्रणाम करते हुए कहा, मुख्य शिष्य फी संप्रदाय के गुरु को प्रणाम करता है। लॉन्ग यीजुन को नमस्कार करने के बाद शिष्य फी ने बोलना शुरू किया, मैं अपने साथी युआन उपनाम वाले बाहरी दरबार के एक शिष्य के साथ एक सप्ताह में होने वाली वीणा प्रतियोगिता में भाग लूंगा। सीथर प्रतियोगिता, शिष्य युआन के साथ। उसकी बात सुनकर लॉन्ग यीजुन का मुंह थोड़ा खुला रह गया। युआन कब से सीथर विशेषज्ञ बन गया? शिष्य फी ने सिर हिलाते हुए कहा, शिष्य युआन वीणा बजाने में असाधारण प्रतिभा रखता है और मुझे विश्वास है कि अगर वह मेरे साथ प्रतियोगिता में भाग लेता है तो हमारे पास तीसरा स्थान प्राप्त करने का अच्छा मौका है। तीसरा स्थान? अगर मुझे सही याद है तो पिछली प्रतियोगिता में आपने 7वां स्थान प्राप्त किया था, लॉन्ग यीजुन ने विचारमग्न चेहरे के साथ कहा। जी हाँ, संप्रदाय प्रमुख। कुछ देर सोचने के बाद लॉन्ग यीजुन ने कहा, मुझे पता है कि इस प्रतियोगिता को स्वर्ग और पृथ्वी महल का समर्थन प्राप्त है, इसलिए इस वर्ष प्रतियोगिता और भी कड़ी होगी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप तीसरा स्थान प्राप्त कर पाएंगे? अगर आपने शिष्य युआन को वीणा बजाते हुए सुना होता तो आप मेरी भावनाओं को समझ पाते, संप्रदाय के गुरुजी। मैंने उनकी वीणा सुनने के बाद वीणा वादन का ज्ञान प्राप्त कर लिया। क्या ज्ञानोदय? बस यूं ही, लॉन्ग यीजुन ने आश्चर्यचकित स्वर में कहा, क्योंकि उसने ऐसी बात पहली बार सुनी थी। शिष्य फी ने सिर हिलाया। शायद मुझे भी शिष्य युआन को वीणा बजाते हुए सुनना चाहिए, लॉन्ग यीजुन ने मन ही मन सोचा। कुछ समय बाद लॉन्ग यीजुन ने कहा, खैर, अब मैं स्थिति को समझ गया हूँ, लेकिन शिष्य युआन को संप्रदाय छोड़ने देना उतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हैं, शिष्य फी, क्योंकि संप्रदाय के भीतर उनका अस्तित्व कम से कम थोड़ा खास तो है ही। अगर मैं पूछ सकूं तो आखिर शिष्य युआन कौन है? वे स्पष्ट रूप से किसी महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन मैं उन्हें बिल्कुल नहीं पहचानता और न ही मैंने कभी उनके जैसा कोई सुना है, शिष्य फी ने कहा। लॉन्ग यीजुन ने गहरी सांस ली और फिर बोला, सच कहूं तो शिष्य फी, हमें भी शिष्य युआन की असली पृष्ठभूमि के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
ऐसी अटकलें हैं कि वह 4 प्राचीन परिवारों में से एक से है, लेकिन ये केवल एक अटकल ही है। 4 प्राचीन परिवार। ये सुनकर शिष्य फी का मुंह खुला रह गया। भले ही यह महज अटकलबाजी हो, फिर भी यह बेहद चौंकाने वाली बात थी कि वे युआन को 4 प्राचीन परिवारों में से एक में रहने के योग्य मानते थे। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद शिष्या फी ने चिंतित चेहरे के साथ लॉन्ग यीजुन से पूछा, तो अब क्या होगा? क्या आप उसे प्रतियोगिता में भाग लेने से रोकेंगे? क्या? बिल्कुल नहीं। लॉन्ग यीजुन ने अपने चेहरे पर हैरानी का भाव लिए तुरंत जवाब दिया। हालांकि वह ये बात खुलकर नहीं कहेगा क्योंकि इससे संप्रदाय प्रमुख के रूप में उसकी प्रतिष्ठा और पद पर असर पड़ेगा, लेकिन वास्तव में उसने युआन को संप्रदाय के भीतर कैद करने की हिम्मत नहीं की, भले ही वह उनके लिए कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, खासकर उसे यह वादा करने के बाद कि वे उसकी गतिविधियों और स्वतंत्रता को प्रतिबंधित नहीं करेंगे। तो क्या वह मेरे साथ प्रतियोगिता में भाग ले सकता है? शिष्या फी ने अपने चेहरे पर थोड़ी उत्साहित झलक के साथ फिर से पूछा। अगर वह यही करना चाहता है तो मेरे मना करने का कोई कारण नहीं है, खासकर तब जब आपको इतना भरोसा है कि आप टूर्नामेंट में तीसरा स्थान हासिल कर लेंगे। आखिर प्रतियोगिता से आपको जो भी प्रतिष्ठा या पहचान मिलेगी, उसका असर ड्रैगन एसेंस टेम्पल पर भी पड़ेगा। लॉन्ग यीजुन ने सिर हिलाया। फिर उन्होंने एल्डर शान की ओर मुड़कर कहा, मुझे उम्मीद है कि आपको कोई आपत्ति नहीं होगी, और मैं आपकी क्षमताओं पर संदेह नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि शिष्य युआन आपके साथ आ रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि एल्डर हुआन भी आपके साथ रहें, ताकि जरूरत पड़ने पर वे आपकी मदद कर सकें। एल्डर शान ने सिर हिलाकर कहा, चिंता मत करो, मैं पूरी तरह समझता हूं। अगर बाहर रहते हुए उसे कुछ हो गया तो मैं जिंदगी भर सो नहीं पाऊंगा। सच तो यह है कि अगर तुमने जिक्र न भी किया होता तो भी मैं खुद मदद मांगता। लॉन्ग यीजुन ने सिर हिलाया और थोड़ी देर बाद कहा, तो मैं आपके परिणामों का इंतजार करूंगा शिष्य फी। धन्यवाद संप्रदाय के गुरुजी। मैं ड्रैगन एसेंस मंदिर का गौरव बढ़ाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। शिष्य फी ने प्रणाम किया और थोड़ी देर बाद एल्डर शान के साथ वहां से चले गए। जित प्रतियोगिता है ना? मुझे बस उम्मीद है कि वह वहां कोई हंगामा नहीं करेगा। लॉन्ग यीजुन ने आह भरी और अपनी सीट पर पीछे की ओर झुक गया। उसे किसी कारण से सीने में बेचैनी महसूस हो रही थी। संप्रदाय प्रमुख के मुख्यालय से निकलने के बाद शिष्य फी ने एल्डर शान से पूछा, गुरुजी, क्या आपको सच में लगता है कि शिष्य युआन 4 प्राचीन परिवारों में से एक से संबंधित है? सच कहूं तो मुझे ऐसा लगता है कि उसकी असली पृष्ठभूमि शायद 4 प्राचीन परिवारों से भी कहीं बढ़कर है। तुम वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन शिष्य युआन की साधना प्रतिभा, वह इतनी अविश्वसनीय रूप से अद्भुत है कि डर लगता है। 4 प्राचीन परिवारों से भी ऊपर। क्या निम्न लोकों में ऐसी कोई शक्ति मौजूद है? मुझे लगा था कि निम्न लोकों में 4 प्राचीन परिवार ही सबसे शक्तिशाली हैं। शिष्य फी ने कहा। एल्डर शान ने सिर हिलाते हुए कहा, ऊपरी स्वर्ग की तुलना में निचला स्वर्ग भले ही छोटा लगे, लेकिन इस दुनिया में कई शक्तिशाली और गुप्त शक्तियां मौजूद हैं जो जीवित रहने के लिए दुनिया से अनजान या गुमनाम रहना पसंद करती हैं, और 4 प्राचीन परिवार तो बस उस अस्तित्व की एक झलक मात्र हैं, कम से कम मुझे तो यही लगता है। अपने घर लौटने के बाद एल्डर शान ने शिष्य फी से पूछा, अब तुम क्या करने जा रही हो? मैं प्रतियोगिता के लिए खुद को तैयार करूंगा और तब तक शिष्य युआन के साथ वीणा वादन का अभ्यास करूंगा। अगर उनकी बात सच है कि उन्होंने हाल ही तक कभी वीणा नहीं बजाई है, तो मुझे विश्वास है कि टूर्नामेंट से एक सप्ताह पहले तक उनका कौशल अविश्वसनीय रूप से उच्च स्तर पर पहुंच जाएगा। एक मिनट रुको, क्या तुमने अभी कहा कि शिष्य युआन ने अभी हाल ही में वीणा बजाना शुरू किया है? एल्डर शान ने बड़ी बड़ी आंखों से उसकी ओर देखा। शिष्य फी ने सिर हिलाया और कहा, मुझे पता है कि ऐसी बातों पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे उसके झूठ बोलने का कोई कारण नहीं दिखता, और वह इस तरह की बातों पर झूठ बोलने वाला व्यक्ति भी नहीं लगता। विश्वास करना मुश्किल है? हाँ, ये तो बिल्कुल भी सच नहीं है। एल्डर शान अचानक हंसने लगे, जिससे वह अचंभित रह गईं, और थोड़ी देर बाद उसने आगे कहा, उसकी समझने की क्षमता को देखते हुए, अगर वह इतनी जल्दी नहीं सीखता है तो यह और भी चौंकाने वाली बात होगी। क्या ऐसा है? शिष्य फी ने थोड़ा अचंभित होकर बुदबुदाया। खैर, अब आप जा सकते हैं और प्रतियोगिता की तैयारी कर सकते हैं। रहस्यमय क्षेत्र के कारण संप्रदाय प्रमुख ने मुझे पहले ही बहुत काम दे रखा है। अगर मैंने आपकी प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ये काम पूरा नहीं किया तो मेरे लिए हालात और भी मुश्किल हो जाएंगे। एल्डर शान ने आह भरी। तो अब मैं आपको और परेशान नहीं करूंगी। गुरुजी, आपके समय के लिए धन्यवाद। शिष्या फी ने बड़े शान को प्रणाम किया और वहां से जाने के बाद तैयारी करने के लिए अपने घर लौट गई। एल्डर शान ने एक कड़वी मीठी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और फिर अपने काम पर लौट गईं। इसी बीच अपने घर लौटने के बाद युआन ने गेम से लॉग ऑफ कर दिया और यूरू के स्कूल से लौटने तक वास्तविक दुनिया में साधना करने लगा। भाई, मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर है। यूरू चिल्लाते हुए उसके कमरे में आए। क्या बात है? युआन ने पूछा। घर आते समय मैंने अभी फोरम पर यह देखा कि अगले सप्ताह पूर्वी महाद्वीप में एक बड़ी प्रतियोगिता होने वाली है और यह वीणा वादन से संबंधित है।
अफवाहें हैं कि यदि आप प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं तो आपको दिव्य श्रेणी की तकनीक प्राप्त हो सकती है। यूरू ने उससे कहा, ओह, वो सितार प्रतियोगिता। मुझे इसके बारे में पता है क्योंकि मैं इसमें भाग लेने जा रहा हूँ। युआन ने शांत भाव से जवाब दिया। क्या? युआन के अप्रत्याशित शब्दों को सुनकर यूरू लगभग लड़खड़ा गई। तुम फिर से संगीत प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे हो? यूरू ने बाद में आश्चर्य और उत्साह से भरी निगाहों से युआन को देखते हुए कहा। युआन ने कहा, ये तो सिर्फ खेल के अंदर की प्रतियोगिता है और मुझे संदेह है कि मैं कोई अच्छा परिणाम हासिल कर पाऊंगा क्योंकि मैंने वीणा के बारे में बहुत हाल ही में सीखा है। भाई, तुम खुद को कम आंक रहे हो। क्या तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो? 7 साल की उम्र से पहले ही दुनिया भर के दर्जनों वाद्ययंत्रों में महारत हासिल करने वाला नंबर 1 संगीत प्रतिभा। एक सप्ताह तुम्हारे लिए सिथ में पूरी तरह महारत हासिल करने के लिए काफ़ी है। यूरू ने कहा, अगर मुझे सही याद है तो तुमने 3 दिन से भी कम समय में पियानो बजाना सीख लिया था। प्रतिभाशाली, है ना? मुझे खुद को इस शब्द से जोड़ना पसंद नहीं है, लेकिन शायद इसलिए क्योंकि मुझे अनगिनत बार इस शब्द से पुकारा गया है और मैं इसे सुनकर थक गया हूँ। युआन ने आह भरी। भाई, तुम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। तुम क्या उम्मीद करते हो? क्या तुम्हें तुम्हारे असल रूप के विपरीत नाम से पुकारोगे? अगर तुम प्रतिभाशाली हो तो लोग तुम्हें स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली कहेंगे। यूरू ने कहा, और उसने आगे कहा, दूसरा तरीका तो यही है कि लोगों को पता ही न चले कि तुम प्रतिभाशाली हो। लेकिन भाई, ये कहना आसान है, करना मुश्किल। भला कोई अपनी प्रतिभा को कैसे छिपा सकता है, खासकर तुम्हारे जैसे व्यक्ति को? एक अनपढ़ व्यक्ति भी तुम्हारे प्रदर्शन को देखकर समझ जाएगा कि तुम प्रतिभाशाली हो। खैर, तुम इस वीणा प्रतियोगिता में भाग ले रहे हो ना? हालांकि अभी तुम मेरा चेहरा नहीं देख सकते, लेकिन मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है कि मैं प्रतियोगिता में तुम्हारी प्रतिभा को नहीं देख पाऊंगी। भाई, यूरू ने आह भरी। चिंता मत करो, हमेशा एक और मौका मिलेगा, युआन ने कहा। ऐसा ही हो। कुछ समय बाद, रात के खाने के बाद, यूरू युआन के कमरे से निकली, लेकिन वह हमेशा की तरह तुरंत अपने कमरे में नहीं लौटी और इसके बजाय मुख्य घर के पीछे एक बड़े शेड की ओर चली गई, जिसके पीछे मेइशू भी गई। अधिक जानकारी के लिए lightnovelpub.com पर जाएं। युवती, ये जगह। मेइशू ने उस झोपड़ी को हैरानी भरे चेहरे से देखा। यूरू ने अचानक इस जगह आने का फैसला क्यों किया? इस सुनसान सी दिखने वाली झोपड़ी में आए हुए उन्हें कई साल हो गए थे। क्या तुम्हारे पास ताले की चाबी है? यूरू ने उससे पूछा। जी हाँ, ये रही चाबी, युवती। मेइशू ने अगले ही पल उसे थोड़ी जंग लगी चाबी थमा दी। कुछ सेकंड बाद, यूरू ने उस भारी ताले को खोला जिसने कई वर्षों से दरवाजों को बंद रखा था। फिर वह अंदर चली गई और एक स्विच को दबा दिया। कुछ देर बाद बत्ती जल उठी, जिससे शेड का अंदरूनी हिस्सा दिखाई दिया जिसमें कई अलमारियां और डिस्प्ले केस रखे हुए थे, और इन डिस्प्ले केसों पर हर आकार और प्रकार की सुनहरी ट्रॉफियां रखी थीं जो छोटी प्रतियोगिताओं से लेकर बड़ी प्रतियोगिताओं तक में जीती गई थीं और ये सभी संगीत से संबंधित थीं। मैं कितनी भी बार यहां आकर इन ट्रॉफियों को देखूं, यह मनमोहक दृश्य हमेशा मुझे अवाक कर देता है, यूरू ने धीमी आवाज में बुदबुदाते हुए कहा जैसे ही वह इन डिस्प्ले केस के पास पहुंची और सुनहरी ट्रॉफियों को देखने लगी। 23वीं राष्ट्रीय पियानो प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए यूतियान को सम्मानित किया गया। टैलेंट्स की लड़ाई के दौरान अपने शानदार प्रदर्शन के लिए यूतियान को यह पुरस्कार दिया गया। राइजिंग स्टार्स ग्रांड प्रिक्स में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए यूतियान को सम्मानित किया गया। उस विशाल शेड के अंदर अलमारियों और डिस्प्ले केसों में 300 से अधिक ऐसी ही ट्रॉफियां भरी हुई थीं, जिससे वह एक तरह का ट्रॉफी संग्रहालय बन गया था। कल्पना कीजिए कि इन सभी ट्रॉफियों को इकट्ठा करने में कितना समय लगेगा, यहाँ तक कि प्रतिभाशाली लोगों के एक समूह को भी। अकेले विलक्षण प्रतिभा वाले यूतियान की तो बात ही छोड़िए, जिसका नाम इस कमरे की हर सुनहरी ट्रॉफी पर अंकित था और उनमें से एक भी ट्रॉफी प्रथम स्थान से नीचे नहीं थी। भाईतियान के प्रतियोगिताओं में भाग लेना बंद करने के बाद से मैं इस जगह पर कभी नहीं आई। सैकड़ों सुनहरी ट्रॉफियों से घिरी यूरू ने आह भरी। तो फिर युवती ने अचानक इस जगह पर लौटने का फैसला क्यों किया? मेइशो ने जिज्ञासावश उससे ये सवाल पूछे बिना नहीं रह सकी। उसकी बात सुनकर यूरू ने अपने चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान लिए हुए पीछे मुड़कर कहा, क्योंकि वह जल्द ही एक प्रतियोगिता में भाग लेने वाला है। प्रतियोगिता में भाग लेना? युवा स्वामी। मेइशो ने स्तब्ध चेहरे से उसकी ओर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बारे में क्या सोचे या महसूस करे। जी हाँ, भाईतियान कल्टीवेशन ऑनलाइन के अंदर एक संगीत प्रतियोगिता में भाग लेंगे। हालांकि यह कोई वास्तविक प्रतियोगिता नहीं है, लेकिन यह उसके सबसे करीब है जो हमें मिल सकता है। युवा स्वामी, एक प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं? मेइशो ने गंभीर भाव से बुदबुदाते हुए कहा, मानो वह गहरी सोच में डूबी हुई हो। कुछ देर बाद, यूरू ने ताली बजाई और कमरे में रखी ट्रॉफियों को प्रणाम किया। फिर गंभीर स्वर में बुदबुदाई, शुभकामनाएं भाई। साधना जगत को आपकी संगीत प्रतिभा के बारे में पता चले। युआन के ट्रॉफी रूम को कुछ और मिनट तक निहारने के बाद यूरू ने अपने कमरे में लौटने से पहले दरवाजे बंद कर दिए। वैसे, क्या तुम मेरे साथ कल्टीवेशन ऑनलाइन खेलना चाहोगी?
यूरू ने अचानक मेइशो से पूछा। मैं उस युवती के साथ खेल खेलूं? मेरी हिम्मत तो बिल्कुल नहीं होगी। मेइशो ने डरे हुए चेहरे के साथ जल्दी से अपना सिर हिलाया। क्यों नहीं, इसे काम ही समझ लो, क्योंकि तुम खेल के अंदर मेरी सेवा करोगी, असली दुनिया में नहीं। साथ ही मुझे पता है तुम मेरे लिए कितनी मेहनत करती हो, इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम कभी कभी आराम करो और मज़े करो, यूरू ने उससे कहा। लेकिन मेरी माँ, मेइशो ने आह भरी। अगर आपको अपनी माँ की डांट से डर लग रहा है तो मैं बाद में उनसे व्यक्तिगत रूप से बात करूंगा। धन्यवाद युवती, मेइशो ने सिर हिलाया। हालांकि नौकरानी के रूप में पली बड़ी होने के कारण मेइशो अक्सर अपनी भावनाओं को नहीं दिखाती और न ही कभी शिकायत करती है, लेकिन वह भी यूरू की तरह ही एक युवती है जिसकी इच्छाएं और आकांक्षाएं हैं, और भले ही वह इसे दिखाती नहीं है, लेकिन वास्तव में वह युआन से काफ़ी ईर्ष्या करती है जो अपनी शारीरिक स्थिति के बावजूद सारा दिन खेल सकता है। इसका जिक्र भी मत करो, मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, यूरू ने बिस्तर पर लेटते हुए कहा। शुभ रात्रि युवती। मेइशो ने यूरू के कमरे से निकलने से पहले बत्ती बंद कर दी और अपने कमरे में लौटकर तुरंत सो गई, क्योंकि उसे यूरू से पहले उठकर उसके लिए नाश्ता तैयार करना था। अगली सुबह अपनी सुबह की दिनचर्या पूरी करने के बाद युआन कल्टीवेशन ऑनलाइन में वापस आ गया और शिष्य फी के अपने घर आने का इंतजार करने लगा ताकि वे वीणा का अभ्यास कर सकें। इसी बीच दिन की तैयारी पूरी करने के बाद शिष्या फी अपने हाथों में वीणा लेकर घर से निकल पड़ी। हालांकि वह वीणा को अपने थैले या स्थानिक वलय में रख सकती थी, लेकिन उसे इसे अपने साथ रखना ज्यादा पसंद था, क्योंकि इससे उसे वीणा वादक होने का अधिक वास्तविक अनुभव मिलता था। देखो, ये तो परी फी है। वो आज ड्रैगन पवेलियन जा रही होगी। शिष्य बाहरी प्रांगण में शिष्या फी को देखते ही खुशी से उछल पड़े, और चूंकि उनके अंतिम प्रदर्शन को कई दिन हो गए थे, इसलिए वे और भी उत्साहित हो गए। आखिरकार मैं ड्रैगन पवेलियन में उसके लौटने का इंतजार कर रहा था। पिछली प्रस्तुति के बाद से उसकी वीणा बजाने की कला और भी निखर गई होगी। मैं उसे वीणा बजाते सुनने के लिए बेताब हूँ। मैं अभ्यास क्षेत्र में तलवारबाजी का अभ्यास करने जा रहा था, लेकिन इसे मैं किसी और दिन के लिए बचाकर रखूंगा। इस प्रकार फेरी फी के ड्रैगन पवेलियन में लौटने की खबर पूरे संप्रदाय में जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे संप्रदाय के चारों ओर से शिष्य ड्रैगन पवेलियन में इकट्ठा होने लगे और वहां भीड़ उमड़ पड़ी। हालांकि इन शिष्यों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि शिष्या फी का ड्रैगन पवेलियन जाने का कोई इरादा नहीं था और वह वास्तव में आज एक बाहरी दरबार के शिष्य के घर जा रही थी, जिसका पता चलने पर निश्चित रूप से हंगामा मच जाएगा। फेरी फी कहाँ है? मैंने सुना था कि वह आज यहाँ आने वाली थी। मुझे नहीं पता, मैंने उसे बाहरी प्रांगण में वीणा लिए हुए देखा था, लेकिन मैं यहाँ जितनी जल्दी हो सके एक अच्छी सीट पाने के लिए आया था, इसलिए मुझे नहीं पता कि वह वास्तव में कहाँ गई। अरे यार, क्या तुम सच में उसे बाहरी प्रांगण में घूमते हुए देख रहे थे? वो कहीं भी जा सकती थी। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि वो ड्रैगन पवेलियन में आ रही थी? मुझसे मत पूछो, मैंने अफवाह नहीं फैलाई थी। ड्रैगन पवेलियन में उस समय हंगामा मच गया जब 1 घंटे से अधिक इंतजार करने के बाद भी फेरी फी नहीं पहुंची। जिन शिष्यों के पास ड्रैगन पवेलियन में भोजन करने का सामर्थ्य नहीं था, वे शिकायत नहीं कर सकते थे क्योंकि वे सभी बाहर मुफ्त में खड़े थे। वहीं जिन शिष्यों ने ड्रैगन पवेलियन के अंदर बैठने के लिए पैसे दिए थे, वे फेरी फी की अनुपस्थिति से बेहद नाराज थे और बाद में तो वे खून के प्यासे भी लग रहे थे, क्योंकि उन्होंने फेरी फी के आने की एक निराधार अफवाह के कारण अपने योगदान अंक बर्बाद कर दिए थे और उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके साथ धोखा हुआ हो। इसी बीच परी फी ड्रैगन मंडप की विपरीत दिशा में टहलती हुई धीरे धीरे युआन की इमारत की ओर बढ़ रही थी। वो कौन है? मिनली ने खिड़की से दूर से फेरी फी की खूबसूरत आकृति को देखा, खासकर उसकी कोर डिसिपल वर्दी की वजह से जो सबसे अलग दिख रही थी। ये तो एक मुख्य शिष्य है। ऐसा व्यक्ति बाहरी प्रांगण में क्या कर रहा है? मिनली ने शिष्य फी को अपनी इमारत की ओर आते हुए देखकर मन ही मन बुदबुदाया। क्या वह मेरे लिए आए है? मिनली ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं जब शिष्या फी अचानक उसके घर के सामने रुक गई और इधर उधर देखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ खोज रही हो। कुछ क्षण बाद शिष्या फी ने फिर से चलना शुरू किया, लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद वह फिर से रुक गई। ये तो शिष्य युआन का घर है। क्या वह उसके लिए यहाँ आए है? लेकिन एक मुख्य शिष्य उसे क्यों ढूंढ रही है? मिनली ने भौहें चढ़ाते हुए सोचा। क्या पता वो उसकी पार्टनर हो? शायद ये सब मेरे उसे दिए गए प्रस्ताव के बारे में हो। मिनली थोड़ी घबराई हुई सी चिल्लाई। इसी बीच फेरी फी दरवाजे के पास पहुंची और दरवाजा खटखटाया। दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनकर युआन दरवाजा खोलने गया और शिष्य फी का अभिवादन किया। नमस्कार शिष्या फी, अंदर आइए। युआन ने बेपरवाह भाव से उसे अंदर आने का न्योता दिया। शिष्य फी ने सिर हिलाया और इमारत में प्रवेश किया। कुछ समय बाद जब वे बैठक कक्ष में बैठे थे तब युआन ने उससे पूछा, तो अब हम क्या करने वाले हैं शिष्या फी? सबसे पहले तो आप मुझे शिष्य फी कहना बंद कर सकते हैं। हालांकि यह अस्थायी है, लेकिन अब मैं आपकी सहचर हूं, उसने शांत स्वर में कहा। तो फिर मैं तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं?
युआन ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। फी युआन, यही मेरा नाम है और जब हम अकेले होंगे तो तुम मुझे इसी नाम से पुकारोगे, उसने युआन को घूरते हुए अपने चेहरे पर सख्त भाव के साथ कहा। युआन ने ज़्यादा सोचे बिना सिर हिलाया और कहा, ठीक है फी युआन। अब हम क्या करेंगे? कुछ देर बाद फी युआन ने अपना वीणा मेज पर रखा और कहा, और क्या? हम प्रतियोगिता तक पूरे सप्ताह वीणा का अभ्यास करने वाले हैं। युआन ने भौहें उठाकर उसकी ओर देखा और कहा, हम दोनों एक ही वीणा का इस्तेमाल करने वाले हैं। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि एक और वीणा हो? बिल्कुल नहीं, मुझे पता है कि शायद आपके पास वीणा नहीं होगी, इसलिए मैं एक अतिरिक्त वीणा अपने साथ लाई हूँ। फी युआन ने अपनी स्थानिक अंगूठी से एक और वीणा निकालते हुए कहा, फिलहाल आप इसी का इस्तेमाल करेंगे। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को इसी तरह की गुणवत्ता वाला जीथर दिया जाएगा, इसलिए आपको अनुचित परिस्थितियों के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पास अच्छा जीथर नहीं है। युआन ने सिर हिलाया और परिचित दिखने वाले वीणा वाद्ययंत्र को देखा, क्योंकि यह वही वाद्ययंत्र था जिसे उसने पहली बार ड्रैगन पवेलियन में बजाया था। खैर, अभ्यास शुरू करने से पहले मुझे सितार प्रतियोगिता के बारे में थोड़ा और विस्तार से समझाने दीजिए। सबसे पहले 3 मुख्य निर्णायक होंगे, उनमें से प्रत्येक एक शीर्ष जीथर विशेषज्ञ होगा जिसके पास सैकड़ों वर्षों का अनुभव होगा, इसलिए आप अपने कौशल का काफ़ी सटीक मूल्यांकन की उम्मीद कर सकते हैं। बेशक, आप उन्हें परीक्षा के अंतिम भाग तक नहीं देख पाएंगे। पिछली प्रतियोगिता को 3 भागों में बांटा गया था और हमें प्रत्येक भाग के लिए अंक दिए जाएंगे। अंत में जिसके पास सबसे अधिक अंक होंगे वही प्रतियोगिता जीतेगा, बस इतना ही। हालांकि स्वर्ग और पृथ्वी मंदिर के कारण इस साल वे चीज़ें अलग तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा इस बार हमारे पास एक सहयोगी होगा, इसलिए कुछ भी हो सकता है। युआन ने सिर हिलाया और पूछा, आपने पिछले साल क्या किया था? पहले भाग में हमारी हाथ की तकनीकों के आधार पर हमारा मूल्यांकन किया गया था, इसलिए आप जीथर कैसे बजाते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर आप उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते हैं तो इस बात की अच्छी संभावना है कि आप दूसरे दौर में नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए इस बात को ध्यान में रखें। दूसरे भाग के लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा जिसमें आपको एक यादृच्छिक गीत याद करके बजाना होगा जो आपको दिया जाएगा। एक बार फिर, यदि आपका प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा तो आपको मौके पर ही असफल कर दिया जाएगा। जब तक आप अंतिम चरण तक पहुंचेंगे तब तक ज़्यादा से ज़्यादा 1 दर्जन प्रतिभागी ही बचे होंगे। और प्रतियोगिता के अंतिम चरण की बात करें तो अगर आप वहां तक पहुंच पाते हैं तो आपको जजों में से किसी एक के साथ जीथर बजाना होगा। क्या, जज के साथ संगीत बजाना? युआन ने हैरानी से अपनी भौहें उठाईं, क्योंकि उसने संगीत प्रतियोगिता में ऐसी बात पहली बार सुनी थी। फी युआन ने सिर हिलाते हुए कहा, एक जज एक गाना चुनेगा और आपको उसे याद करने के लिए 10 मिनट का समय मिलेगा। समय समाप्त होने पर जज गाना बजाना शुरू करेगा और आपको उसके साथ साथ बजाना होगा। हर गलती पर आपके अंक काटे जाएंगे। गलती होने पर भी जज गाना बजाना बंद नहीं करेगा, लेकिन अगर आप अचानक गाना बंद कर देते हैं तो आप स्वतः ही असफल हो जाएंगे, इसलिए गलती होने पर भी आपको वीणा बजाते रहना होगा। वाह, संगीत प्रतियोगिता आयोजित करने का कितना दिलचस्प तरीका है। युआन ने अपने चेहरे पर थोड़ी उत्साहित मुस्कान के साथ बुदबुदाया। फी युआन ने उसकी ओर सिर हिलाते हुए कहा, मुझे पता है कि यह सुनने में मज़ेदार लगता है, लेकिन असल में यह बहुत मुश्किल है। मैंने खुद गाने के दौरान 1 दर्जन से ज़्यादा गलतियां की। इसके अलावा जज का प्रदर्शन इतना शानदार होता है कि वह आसानी से आपका ध्यान भटका सकता है। खैर, चलिए अब अभ्यास शुरू करते हैं। प्रतियोगिता से पहले हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। आज हम बारी बारी से जीथर बजाएंगे ताकि एक दूसरे की वादन शैली से परिचित हो सकें। कल से हम प्रतियोगिता के लिए वास्तविक अभ्यास शुरू करेंगे। युआन ने सिर हिलाया, तो मैं पहले शुरू करूंगा। फी युआन ने गहरी सांस ली और थोड़ी देर बाद ही उसने वीणा बजाना शुरू कर दिया। कुछ मिनट बाद उसने युआन से कहा, अब तुम्हारी बारी है। जो गाना मैंने अभी बजाया है उसे बजाने की कोशिश करो, भले ही तुम्हें वह गाना आता हो या नहीं। इससे तुम्हें अच्छा अभ्यास मिलेगा ताकि प्रतियोगिता के दौरान अगर तुम्हें ऐसा ही करना पड़े तो तुम तैयार रहो। युआन ने सिर हिलाया और फी युआन द्वारा बजाए गए हर संगीत स्वर और उसके हाथ के हर इशारे को याद करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ क्षण बाद युआन ने वीणा के तारों पर अपनी उंगलियां चलाना शुरू कर दिया और वह फी युआन की हरकतों का पूरी तरह से अनुसरण कर रहा था। ये शिष्य युआन, वह सचमुच एक प्रतिभाशाली है। फी युआन ने मन ही मन युआन के वीणा वादन कौशल की प्रशंसा करते हुए बुदबुदाया। हालांकि यह पहली बार था जब युआन ने इस गाने को सार्वजनिक रूप से गाया था, फिर भी उसने एक भी सुर छोड़े बिना, बल्कि शायद थोड़ा बेहतर तरीके से गाना गाया। बाद में युआन ने उससे पूछा, तुम क्या सोचती हो? काफ़ी अच्छा है, फी युआन ने अपने चेहरे पर सख्त भाव लिए जवाब दिया। अब मैं अगला गाना बजाऊंगा। कुछ सेकंड बाद फी युआन ने बजाना शुरू किया और उसके रुकने के बाद युआन ने फिर से बजाना शुरू कर दिया और गाने को दोहराया। उन्होंने पूरे दिन यही क्रम दोहराया और दिन के अंत तक 100 से अधिक विभिन्न गाने बजाए। ये आदमी तो बिल्कुल राक्षस है।
फी युआन ने युआन को बड़ी बड़ी आंखों से देखा और वीणा बजाने के कारण उसका शरीर पसीने से तरबतर था।